आप अपना बैटल अपने अगेंस्ट जीत गए ना, तो दूसरों को तो बस आपको दिखाना है कि वो क्या था। द रियल बैटल इज विद इन। उसको ये क्लियर था कि हाँ, मैं शायद नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं दूँ। एंड आई टॉक टू माई सेल्फ, देन आई सॉ माई ओन वीडियो फॉर द नेक्स्ट 1 hour. What am I thinking? Your friends are very important. You might clear UPSC, you might not clear UPSC. It's an exam with a very low clearance percentage, as you know. क्या चीज़ें आपको लगती है कि उन्होंने याद रखनी चाहिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले? लक्ष्मीकांत की बुक का हर सेंटेंस है ना गोल्ड है। आई थिंक मेकिंग नोट्स इज लाइक क्रिएटिंग अ सॉर्ड। कर लो हौसले बुलंद अपने इतने की हर तकदीर से पहले खुदा भी पूछे, बता बंदे तेरी रिजा क्या है। Hello friends, welcome to podcast with North Star. Our today's guest is meticulous strategist, eloquent speaker. He has a great sense of humor and most importantly, dearest friend, Moksha Ranavat. He has secured rank 251 in CSE 2024 and latest service allocation he has got IRS IT. Welcome and congratulations. थैंक यू गिरीश भाई फॉर कॉलिंग मी हियर। तो थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं, है ना। 2024 के प्रीलिम्स के कुछ महीने पहले हम तर्जाई टेकड़ी पुणे में थे और आप सोच रहे थे अटेम्प्ट देना है कि नहीं देना है। यस। तो वो डिसीजन के बारे में थोड़ा बताइए कि वो डिसीजन आपने कैसे लिया। एक्चुअली गिरीश भाई आप तो जानते ही है उस समय। सो 31 दिसंबर 2023 को आई लॉस्ट माई फादर। उसके बाद मैं थोड़ा डाइसी था कि मुझे एग्जाम देनी है कि नहीं। ऐसा नहीं, मेरी प्रिपरेशन सारी हो चुकी थी, बट उस समय मैं सोच रहा था कि अब करियर चेंज करते हैं अभी। आई नीड टू स्टे एट होम, क्योंकि आई हैव नो, मतलब माई मॉम, आई नीड टू टेक केयर ऑफ हर, तो उसी लिए। एंड तब मैं आपको मिला तो तलजाई पे यही सोच रहे थे ट्राई करे कि नहीं करे। एंड जॉब इन हैंड थी, तो कभी प्रॉब्लम थी नहीं इतनी। सो उस समय हमारा यही बात चल रही थी कि प्रीलिम्स दे कि नहीं दे, और इसमें लॉजिक ये था कि क्या ये एग्जाम वर्थ इट है कि नहीं, क्या हमें उसमें इतना टाइम डालना चाहिए कि नहीं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई स्टक टू द डिसीजन ऑफ गोइंग अहेड विद इट। क्योंकि ऑफन टाइम्स यूपीएससी में आप डाउटफुल होते हो कि क्या करे। इट्स अ वेरी अनसर्टेन एग्जाम येट अ वेरी पर्पसफुल वन इन द लॉन्ग रन। सो यस, तलजाई की याद आती है तो वही याद आता है कि उस समय हम सोच रहे थे कि क्या बेस्ट हो सकता है, बट अब करके यहाँ पहुंचे हैं तो एक अलग ही फीलिंग है। सो वहाँ से जो हम्म, एक रिस्क ली हम्म, और ये रिवॉर्ड जब आपने हम्म, फाइनल हम्म, रैंक लिस्ट में आपका नाम देखा, हम्म। तो क्या फीलिंग थी, क्या चीज़ आपने करी फर्स्ट? तो एक्चुअली गिरीश भाई आप तो जानते हैं कि इंटरव्यू के बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था, एंड आई वाज क्लियर कि अब यही करेंगे। बिकॉज यूपीएससी में मेरी कुछ दिमाग में स्ट्रैटेजी थी कि इतनी अटेम्प्ट्स के आगे मैं दूंगा नहीं। एंड लास्ट अटेम्प्ट भी मैंने बहुत सोच के दे दी तो दे दी थी। रिजल्ट आया, रैंक था, एकदम से एक मिनट खुशी हुई, फिर दूसरी सेकंड थोड़ा टेंशन आने लग गया क्योंकि मैंने मेरी ऑफिस में किसी को बताया ही नहीं था कि मैं यूपीएससी दे रहा हूँ। उस समय रैंक आया, उसके एक दो घंटे बाद टर्न्स आउट एक लॉ का एक नामचीन पेपर है बार एंड बेंच, उन्होंने मेरा रैंक और नाम सब डाल दिया था उनके इस पे। मुझे ऑफिस से फोन आने लगे अब क्वेश्चन था कि अरे जॉब छोड़ना है ये वो। तो एक वो होता है ना कि आप कोई चीज ज्वाइन कर रहे हो तो आप थोड़ा सा एक आपने किसी को बताया नहीं तो अभी तो आप सरप्राइज के लिए इन स्टोर हो मंडे मॉर्निंग। तो वो एक था, बट ओवरऑल आई वाज वेरी हैप्पी। इट वाज अ ग्रेट मोमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि जब आप ये यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो आप अकेले नहीं देते हो, आप फैमिली के साथ, आपकी फ्रेंड्स, आपके पीयर सर्कल, वो आपका रियल सपोर्ट जोन होता है, और ये विक्ट्री आपकी नहीं सबकी है। सो मेरे अंकल, मेरी आंट, माय ब्रदर चिराग, माय सिस्टर पूजा, माय मॉम, everyone was there with me in Pune only. I had heard the result, and मेरे घर पे रैंक लिस्ट मैं नहीं देखता, मेरी बहन ही देखती है, पूजा दीदी। सो बाय द वे पूजा रनावत इज एन आईआरएस ऑफिसर हर सेल्फ। सो मेरे लिए तो दीदी है। तो पूजा दीदी एंड I was waiting for her to say something, and she called and she's like, Moksh, you've cleared. Great moment of satisfaction for my family. तो जो आपने ऑफिस कलीग्स Hmm. की बात कही, क्या वो ज़्यादा खुश थे आपके रिजल्ट के लिए या ज़्यादा दुखी थे कि वो एक परफॉर्मर जो उनके साथ रह सकता था वो खो दिया उन्होंने? मेरे कलीग्स खुश थे,
क्योंकि वो खुद भी चाहते थे कि कॉर्पोरेट लॉ से बाहर निकले। हम्म मेरी पार्टनर अनहैप्पी थी, शी डिडंट वांट टू लूज मी एट दैट पॉइंट, हम्म। बट इट टर्न्ड आउट फॉर द बेटर। आपने फैमिली और फ्रेंड्स की बात कही, तो क्या रोल रहा है उनका, फैमिली का इन जनरल आपके लाइफ में, आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में, और स्पेसिफिकली फ्रेंड्स का आपके यूपीएससी जर्नी में? सो व्हेन इट कम्स टू फैमिली, मेरे अंकल दिनेश अंकल, वो हम्म, मेरे पापा ही है हम्म, इन ऑल सेंसेस। उन्होंने मुझे हर जगह गाइड किया। आज हम्म, मैं जो भी हूँ मैं, हम्म, वो मेरे अंकल की बदौलत हूँ। वो मेरे गुरु भी है, वो मेरे पापा भी है, वो मेरा सब कुछ है। हम्म, एंड उनके साथ-साथ मेरे भाई और बहन में मेरी जान बसती है। हम्म, मेरा भाई चिराग है, अगर वो नहीं होता तो मैं शायद ये एग्ज़ाम देता ही नहीं। हम्म, क्योंकि जब मैं सोच रहा था जॉब लेने का, हम्म, तब उसने ही मुझे एक बार फ़ोन पे कहा था, "मोक्ष 3 महीने ही तो दूर है प्रीलिम्स, हम्म, एग्ज़ाम दे दे, हम्म, कितना ही कमा लेगा, इतना सा अमाउंट है ना, मैं देख लूँगा वो।" हम्म, तो मैं बोला बात तो सही है, 3 महीने में मैं कहाँ करोड़पति बन जाऊँगा। तो हम्म, मैंने प्रीलिम्स दे दी। हम्म, प्रीलिम्स निकली तो भी मैंने वापस भाई को फ़ोन किया। हम्म, उसने कहा 3 महीने ही दूर है ना मेंस, कहाँ करोड़पति बन जाएगा। मैंने मेंस दे दी। उस चक्कर में करते-करते मैंने एग्ज़ाम दे दी और क्लियर हो गई। पूजा दीदी तो मैं क्या ही बोलूँ। हम्म, आज भी मुझे याद है मेरी पहली प्रीलिम्स में मेरे लिए लंच लेके मुझे वहाँ तक छोड़ने मेरी बहन आई थी। हम्म, आज भी मुझे कभी कुछ समझ नहीं आता तो मेरी बहन है। और हम्म, मैं बहुत खुश हूँ मैं आईआरएस आईटी में हूँ। हम्म, क्योंकि जैसे 25 साल मेरी बहन मेरी सीनियर रही है, हम्म, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगले 25 सालों ज़िंदगी भर मेरी सिस्टर ही मेरी सीनियर रहेगी। तो दैट इज़ माय फैमिली मीन्स दैट मच टू मी। हम्म, माय मॉम एंड माय आंट बोथ आर माय मदर्स ओनली। हम्म, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। मेरे लिए वो लोग शांति से बैकग्राउंड में हमेशा रहे हैं। आपको रियलाइज़ नहीं होता कि एक होममेकर की वैल्यू क्या है जब तक आप ये भूल जाते हो, ये याद नहीं करते कि खाना कहाँ से आ रहा है। आपका हर छोटी चीज़, आपकी हर रिक्वायरमेंट वो फुलफ़िल करते हैं, वो आपके पास रहते हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय फैमिली एंड साथ ही साथ फ्रेंड्स। देयर आर 3-4 फ्रेंड्स इन माय लाइफ जिन्होंने मेरी मैं आज इधर हूँ तो उनके कारण ही हूँ, आई वुड से एक वे में। हार्दिक कोठारी, he is also cleared and he will be joining services in the IRMS. So उसने he is my best friend. हर तीसरे दिन कुछ समझ नहीं आता, कोई डाउट है, ऐसे ही बातें करनी है, हार्दिक को फ़ोन लगता था। Then there is Surbhi Jain, she is also in IRMS. She's always been that person जिसके पास आप कभी भी अप्रोच कर सकते हो। She is what I would say is the most humble person I've ever met. Then there is Aditya. Aditya is that fun guy in my friend gang जो हमेशा कुछ controversial या interesting बोल देता है and it keeps us all laughing and that gesture spirit is not very easy to get. And then जीतू भाई है। जीतू भाई का अपने एक शांत पर्सनालिटी है जो एक बहुत डेप्थ ऐड करता है चीज़ों में। So very grateful for these friends and so many other friends also I have had across the time. They made sure UPSC was not a task. It was a very fun process. So I'm very grateful to that. And also regarding mentors, Hmm. how did you seek help from mentors, and where did they Hmm. help you? Girish bhai, amidst everything, there's one person I've always approached for all guidance and doubts. That is you, Girish bhai. Because आप हमेशा so I think गिरीश भाई ने जब उनकी लास्ट अटेम्प्ट दी थी तब मैंने मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी Hmm. और तब से मैं देख रहा हूँ कि उनके पास जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, डेप्थ है, वो नेक्स्ट लेवल है। और ये एग्ज़ाम का क्या है ना, इसमें रैंक 1 से 1009 अगेन कौन आएगा हमें नहीं पता। बट द थिंग इज़ पीपल हियर हू गिव दिस एग्ज़ाम दे बिकम समथिंग नेक्स्ट लेवल। 6 मेंस देना कोई मज़ाक नहीं है। और आपने तो 6 की 6 मेंस दी है। तो आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड मेंटर मुझे नहीं मिल सकता था। सो you've always been there for me. अब उसको मैं कितना ही समझा सकता हूँ। I can just say कि you're one of the best mentors I've had. Other than that, family, my uncle, my brother, sister, as I've rightly said, they are the backbone of my success. I myself have not done much. I have just done what I was told to do, and I did it very sincerely. Maybe that's why I'm sitting here. So let me tell you, Moksh is from Mumbai, and I think he is one of the luckiest rankers. Why I say so is because he is from Mumbai itself and he has got IRS IT.
he is getting to work from his home. He can stay there. So how do you feel about it? Actually, Girish bhai, the allocations are not yet out, as in the zones. But Yes, but let's say you get Mumbai, mm, you get to stay with your family. mm, You are lawyer by profession. It will mm, help you in your career as well. yes, So if it happens, what will be your feeling? I think that's the fact that what I've realized over time is this is the best thing I could have gotten for me, because in the long run, staying in a metro city has its advantages for people who come from urban areas. And for me, Bombay has been my home since quite a while. If I can work there, my family is much. So I have my mom, who's there with me. I lost my father actually in the process, but yeah, that makes sure my mom is happy in her place. The work is great. The city is, again, Mumbai is one of the best cities of our country. I have seen very few rankers. I have studied with so many people. I have seen so many rankers. But I, if I had to choose one person of whose selection I was sure of, it would have been Moksha. And the reason for that is his clarity. People are pursuing UPSC again and again, even after clearing, naturally to get selected as IAS. But Moksha was so sure that after getting in selected in IRS, and he still has many attempts left, but he has clarity, at least for now, that he will be pursuing IRS only. And kudos to him for that. IRS is one of the most fit services which are there for me. Many people don't have the luxury or they don't get lucky as you. I'm saying lucky because Pooja, these Mm, struggle and her persistence, mm, many people know about it. mm, So you got lucky in that sense that you had her guidance. mm, But many people don't get that. mm. So do you think that the guidance is so important, and what do you want to say to those who don't get that? How should they pursue in their journey to get success early without, let's say, that support? I think the fact that, so here's my take on guidance, Girish bhai. My sister is in the service, but more than her guidance, what has helped me has been an overall environment. We are now living in a very digital era. YouTube has all topper talks. It has all sorts of content available. In fact, the amount of content which has now become proliferated due to internet is such that one can feel a information overload. So when we look at it, while I might have had my sister, and she's always been there for me, not for only UPSC, but even for the smallest of things. For those who are seeking the right guidance, there is a lot available. All they need to do is search for it. And with the internet, I think we are no longer in that era that you can't understand what is the right approach. If you don't know, you can always search it out. Like, I Right. myself have seen so many topper talks. I have made sure I solve so you can find toppers copies online free of cost. Look at their answers, see what's going right or wrong, modify it. It's all a question of effort. One word that if I had to assign to you, I would assign clarity. Even the decision of not pursuing the exam further, Mm, or the thing that you mentioned, that in this digital era there is guidance available, mm, but on the other side the issue is there is so much guidance mm, that the aspirants get mm, confused. mm. So how did you navigate this, and how how do you get so much clarity, and what aspirant can do to get the clarity that you had? Well, I think so. For me, I will break down the reason for my clarity on three important grounds. First thing, I know what I want from my life. I A lot of people come to UPSC saying हम हमारे पापा मम्मी के लिए ऑफिसर बनना चाहते हैं, हम सोशल प्रेस्टीज के लिए ऑफिसर बनना चाहते हैं. इनफैक्ट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी इन द इंटरव्यू, आप ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, आपका लॉ का इतना सॉलिड बैकग्राउंड है. माय रिप्लाई वाज वेरी सिंपल, सर, आई फील आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. मैंने उन्हें बोला कि एक लॉयर एक बहुत अच्छा सोशल इंजीनियर होता है, बट एट द सेम टाइम जब आपको पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है, उस काम के लिए एक ब्यूरोक्रेसी का रोल बेटर सूटेड होता है. Lawyer interprets, he is bound by the definitions which have been given. A bureaucrat at his later stages of life can be a part of policy framing, and that is where you can actually influence
a longer goal in society. So वो clarity थी. मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ मुझे लगता है ये clarity नहीं है क्योंकि उनका why strong नहीं है. And there is this very nice saying, those who don't have a strong why can't bear anyhow. So that's one. Second reason is simply because I knew that I want to be someone who can make a change in the longer run. I wanted purpose rather than just seeking a career. Like I always imagine, if I die tomorrow, have I done some work that some people who I don't know or who I work for will come and will be like, okay, you've done great work for us? Or will I be remembered? So I think that larger vision helped me. And third thing is, I like to really eliminate things which don't matter. मेरी एंजाइटी, मेरा टेंशन, मेरा सोचना चीज़ों पे फर्क नहीं देता. मेरा नेट आउटपुट क्या है? क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं कर पा रहा हूँ? A lot of times guidance is not sought because you need to know what to do. It is sought because you know what to do, but you just can't get yourself to do it. Right. So if I was tensed, I'd give a paper rather than talk 2 hours to someone to understand what I should do. Because doing helps you more to deal with your stresses than just talking about it. Right. I remember having so many conversations with Mox and other friends that why are we pursuing this exam? What exactly our goal? And like Mox says, the reason for his clarity is having a strong why. But I know that initially even he didn't have the clarity of, but he pursued that thing again and again, and he found out why he want to pursue this exam. So can you take us through that process of finding out why, and how did you exactly found out the purpose? I would say, Girish bhai, it is like you're deciphering an image. When you start off, I don't expect someone to say that they know the exact why because you've not worked in that job. UPSC is one of those beautiful examinations where you're working, you're putting your effort to get in any of the 23 government Group A services. You don't know what service you will get. You don't know what cadre or location you will get. You are going in with the only outlook that you want to do public service. Now, the reason my why was clear or it got clearer is because I spent time thinking on why. When you're going through an exam which you're giving for years, you need to start asking yourself the deeper questions. Because trust me, if you don't ask yourself, that interview panel will. And that day, if you have a good answer, that makes all the difference in the world. Right. And if you don't, it also makes the difference, but against you. I think आप अपना बैटल अपने अगेंस्ट जीत गए ना तो दूसरों को तो बस आपको दिखाना है कि वो क्या था. The real battle is within. I have been one of those people who asks why for nearly everything. Not because I am confused, but because I like to know myself really well. That is the real source of clarity. What different moments there Hmm. have been? Hmm. There might have been some moments which you feel have been defining in your UPSC journey. Can you take us through 2-3 moments which you feel have really taken you to the rank that you got, the success that you got? I can remember 2 to 3 moments. The first one would be before my pre in 2024. I had decided I was one day before pre. There's nothing, no point of studying anything per se. So that day I decided I'm going to do one thing. I'm going to record my own video. So I switched on my phone. I kept the camera and I talked to myself. Then I saw my own video for the next 1 hour. What am I thinking? So what happens is those moments, and this I did for mains also. After my mains ended, I talked to myself. Before my interview, I made it a point to talk to myself. So these particular snippets are very reminding of me that I am my best friend. If I talk to myself, if I remember that throughout my life, I can solve anything. Second would be my friends. I still remember after my mains, so I'm a Jain and हमारे यहाँ पे तीर्थ होते हैं. So I had climbed Shikarji and I still remember going with my friends and I got tired half the way climbing the hill. So I still remember one of my friends ahead guiding me because it was morning, 5 o'clock, very dark. Jitu Bhaiya. Surbi behind me so that I don't fall.
Hardik on my left, so that he knows ki I can manage the way. For a kilometer, they managed me, and I was like, I don't want to do this. I don't want to do this. But then once we reached a little higher and it got a little more 6 o'clockish, I was able to climb. So that day I realized that UPSC is like that hill. Your friends are very important. You might clear UPSC, you might not clear UPSC. It's an exam with a very low clearance percentage, as you know. But when you have good friends around you, they make anything easy. Even today, after I cleared I saw my rank, but the second thing I did was I saw my friend's rank. I think in the first 5 minutes of my exam, I saw my rank. I was like, okay, I'm happy. Are my friends there? Right. So you need to have a strong circle of people because that's what makes life interesting. No success is worth the fun if you don't have someone to share it with. So you mentioned about the letters you wrote Hmm. or the videos Hmm. or talking to yourself. Hmm. So it seems that you believe in power of affirmations. Hmm. So how do you think aspirants should use it? How important is it Hmm. in your opinion? I think it's the most important thing. Before you're giving prelims, anxiety will come to you. Before you're giving mains, double that anxiety will come to you. And before the interview, you will remember God like you've never remembered Him. So at that juncture, you need to tell yourself, like, I still remember I was very anxious. So my didi told me one snippet, quote tha. Right. मोक्ष ऐसे डरना नहीं है, कर लो हौसले बुलंद अपने इतने की हर तकदीर से पहले खुदा भी पूछे बता बंदे तेरी रिजा क्या है. इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद में कि यू कैन राइट योर डेस्टिनी. वो एकदम मेरे सिर में बैठ गया था. तो मैंने पॉइंट बना दिया कि अफर्म करो खुद को, आई कैन डू इट, आई एम केपेबल. बिकॉज इफ यू विल नॉट डू दैट, हाउ विल यू क्लियर एन एग्जाम विच हैज so much of a game of faith, luck, and destiny in it. Yes, I remember how you used to calculate the probability of success. Oh, I still do. Yes. I can, in fact, I still haven't forgotten what the probability of me making it in 2024 is. Can you just tell us to our viewers as well, the probability, how you calculated it, and the reason why I said that Moksha is a meticulous planner and strategist is one of the reasons. You yourself will see how he calculated everything. So the thing with 2024 was, so these are the figures I have in my mind. 13 lakh 40,000 people gave prelims. Right. 14,625 cleared and made it through prelims and were writing mains, out of which 2,845 students cleared that mains and gave the interview, out of which 1,009 kids came in the list, out of which the IAS, the IPS, the IRS, the most deemed services, they are within the top 300 to 400 ranks. So that is where the real catch lies. Now, if I do a combination probability for you, 1.09% was the chance to clear prelims, 19.45% for mains, and 35.46 for interview. See, I have a slightly eidetic memory, so numbers याद हो जाते हैं. बट अगर आप इन सारे परसेंटेजेस को जोड़े और कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी चेक करें तो दैट कम्स आउट टू 0.076%. ये चांस था क्लियर करने का और ये मुझे डे वन से पता था. इसीलिए मैंने तलजाई में आपको पूछा देना चाहिए कि नहीं चाहिए. नहीं तो इतना कम प्रोबेबिलिटी 0.07 प्रोबेबिलिटी होने के बाद भी वेर देयर एनी मोमेंट्स ऑफ फियर अनसर्टेनिटी दैट मेड यू थिंक शुड आई क्विट दिस जर्नी? बिकॉज you were a lawyer, you had a very good earning job, you could have easily it was not like you didn't have any other choice. So did you think of quitting? Yes, of course. In fact, if someone says ki they've never felt that, they are lying, in my opinion, or they have some very solid backup. But the reason I say this is because life is long. We are expected to do stuff, and 20s to 30s is that time of your life when you have so many important decisions to make. Your career, how you will plan your life ahead, etc. So I often thought of that, but then I thought of it, मजा कहाँ आ रहा है? And for me, it is not about getting a rank or was becoming an officer, which was the most important thing at that point. It was I really enjoyed what I did.
लाइक मुझे इतना पसंद था पढ़ना, या आज भी है। मैं जब हिस्ट्री पढ़ता हूँ सोचता हूँ मैं उसे ही ऑप्शनल बना लूँ, या मैं ज्योग्राफी पढ़ता हूँ उसे ऑप्शनल बना लूँ। से लॉ मेरा ऑप्शनल है, मुझे वो भी इतना ही प्यारा है। बट ये एक बात है कि मुझे पढ़ना पसंद है, ये मौका मेरी लाइफ में वापस नहीं आएगा। एक बार यूपीएससी छोड़ ली तो फिर मुझे काम ही करना है। तो मैंने उस समय सोच लिया था कि एक और बार ट्राई करते हैं। अभी भी मेरे दिमाग में शार्पनेस है और मैं बहुत क्लियर था। मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, मैंने सीधा जॉब ज्वाइन कर लिया था कॉर्पोरेट लॉ का। सो आई वाज वर्किंग इन दी मर्जर्स एंड एक्विजिशन स्पेस। इनफैक्ट मेरे रिजल्ट तक तो मैं जॉब ही कर रहा था। तो यही चीज़ है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मोक्ष का क्लैरिटी चीज़ है कि इंटरव्यू देने के बाद ही वॉज क्लियर कि मुझे उसने जॉब ज्वाइन कर लिया और उसको ये क्लियर था कि हाँ मैं शायद नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं दूँ, यही ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट हो शायद। तो कुछ पढ़ाई की बातें करते हैं कि अब कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इस पे हमेशा एक डिबेट चलती रहती है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ गिफ्टेड स्टूडेंट्स होंगे शायद जो 6 घंटे ही पढ़ के भी उनका रैंक आ गया है, और दूसरी ओर पे ऐसे खाना सब भूल के, है ना, खाना सोना भूल के 12-14 घंटे पढ़ाई करने पड़ती है। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? एक्चुअली गिरीश भाई, मेरा फिलॉसफी तो सिंपल था। आप 8 बजे तक उठ जाओ। सो मैं जहाँ पढ़ रहा था वो एक हॉस्टल थी, तो वहाँ पे 9 बजे नाश्ता बंद हो जाता है। कुछ भी करो, नाश्ता कर लेना सुबह, और फिर है ना शांति से पढ़ाई करो, आपका सिस्टमेटिक साइकिल चलाओ। मैं 8-9 बजे की रेंज दिन कॉल कर लेता था। लास्ट के 2 घंटे में मन में आता था जो पढ़ता था। मुझे लगता है यूपीएससी की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप बाकी चीज़ों को नहीं पढ़ोगे तो आप थोड़ा डल हो जाते हो एज अ पर्सनैलिटी। तो मैं रात को कोई बुक पढ़ लेता था, या मुझे मन हुआ तो मैं कोई टॉपर कॉपी का ऐसे पढ़ लेता था। सो मैं आई मेड श्योर आई हैड एन इंटरेस्टिंग आउटलुक। मैं रात को न्यूज़पेपर पढ़ता था सोने से पहले, क्योंकि मुझे लगता था चलो ये पढ़ लेंगे। तो मेरे आवर्स ऑफ वर्किंग बहुत सिंपल थे। आई हैड अ टाइमर, 8 hours I will study. The moment I hit 8 hours now, then anything I do, if I'll do with my will. And if I don't study, I'm okay. I used to make sure every now and then I used to watch a movie. Because your mind needs to be open to the world. At the same time, I have heard from so many people. In fact, मैंने तो live demo देखा है. My roommate was someone जो रात को 2 बजे आता था, वापस 6 बजे उठ के पढ़ने चले जाता था। तो अब क्या है ना, उसकी फर्स्ट मेंस थी, मैंने दे चुकी थी पहले, तो वो करता था। बट मैं, मेरा फिलोसफी नहीं चेंज करता था, मैं आराम से करता था। एक दिन वो बहुत हाइपर हो गया, तो आप रूम पे आते हो तो आप देखते ही हो। मैं उसको समझाया, ऐसे ही करते रहा ना तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तो थोड़ा रुक जा। उसे समझी नहीं मेरी बात। ऐसे ही हाइपर होके 4-4 घंटे की, 6-6 घंटे की नींद के अंदर इंसान काम कर रहा है। 2 हफ्ते बाद बहुत सिवियरली बीमार पड़ गया वो। उसने 2 हफ्ते फिर उसकी पढ़ाई टॉस पे चली गई। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बताता है कि 8 घंटे कंसिस्टेंट पढ़ाई 12 घंटे की अग्रेसिव पढ़ाई से ज्यादा बेहतर है। आप फोकस से कुछ काम करोगे ना 8 घंटे, तो आप वो 12 घंटे के जितना ही काम कर रहे हो। 12 घंटे काम करोगे, आप थक जाओगे, फिर अगले दिन आप बहुत स्लो स्पीड से काम करने से अच्छा है आराम से करो। इवन मुझे पता है, जैसे मोक्ष मूवीज देखता था, या फिर बैडमिंटन खेलते थे हम, या माफिया, या और इसके अलावा क्या हॉबीज थी आपकी जो प्रिपरेशन के जर्नी के दौरान आपने फॉलो की? सो मेरी एक बहुत इंटरेस्टिंग हॉबी रही है। मैंने मेरे कॉलेज के वक्त प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखी थी, एंड मुझे स्टॉक्स एंड कंपनीज का बहुत शौक है। तो आई यूज टू मेक श्योर कि एवरी नाउ एंड देन मैं फ्री हूँ तो मैं एक बार देखता था, अच्छा कौन सी कंपनी कैसा कर रही है। मैं उनके स्टेटमेंट्स देखता था, क्योंकि समझ आ जाती है ना बातें। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड था। ये मैं, मेरी इनफैक्ट इंटरव्यू में हॉबी थी स्टॉक मार्केट एनालिसिस, और उसमें मैंने बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स दिए। सो इनफैक्ट द पैनल आस्क्ड मी व्हाट इज योर फिलॉसफी ऑन इन्वेस्टिंग। सो ये चीज़ें मैं करता था। अदर देन दैट, रीडिंग वाज ऑलवेज अ हॉबी। मुझे तो इतना, टॉल्स्टॉय इज वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स। टॉल्स्टॉय है, ओ हेनरी है, एंटन चेकव है। सो आई यूज्ड टू एंजॉय डूइंग ऑल दैट टू। उन एस्पिरेंट्स के लिए बात करते हैं जो अब सोच रहे हैं कि हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, तो क्या चीज़ें आपको लगती है कि उन्होंने याद रखनी चाहिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले? जैसे कोचिंग करें, सेल्फ स्टडी करें, ऑप्शनल कैसे चूज़ करें, या फिर
एग्ज़ाम को समझे, कैसे समझे, जो डिसीजंस होते हैं इनिशियल, जो मुझे लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं कि वो डिसीजंस डिसाइड हो जाते हैं एट द एंड। तो वो डिसीजन कैसे लें, कैसे इंश्योर करें कि वो ज़्यादातर सही हो? आई थिंक पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप यूपीएससी के एग्ज़ाम को ऐसे मत अटेम्प्ट कीजिए कि पहली अटेम्प्ट में निकाल दूंगे। मतलब अच्छा है, वो होना चाहिए माइंडसेट, बट आपको समझना पड़ेगा कि ये 17 महीने की एग्ज़ाम है। मेंस का सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस कवर करने में अच्छे से उतना टाइम जा सकता है, क्योंकि आपको सिर्फ ओके या एवरेज नहीं होना है, यू हैव टू बी द बेस्ट। यू आर competing फॉर द बेस्ट एंड इट्स कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। सो मेक श्योर योर नोट्स आर वेल प्लेस्ड। अगेन आपका ऑप्शनल टेक्निकल है, तो आपको मेरे ऑप्शनल में 4-5 महीने या 6 महीने जाना कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात नहीं है, बट आपने एक बार अच्छा काम किया ना, तो आप 2 हफ्ते के अंदर पूरा ऑप्शनल रिवाइज कर सकते हो। तो ये एक चीज़ है। सेकेंड चीज़, आप अटेम्प्ट ले रहे हो ना, कोचिंग या सेल्फ स्टडी। मैंने तो सेल्फ स्टडी की है पूरी। मेरा एक ही मानना है कि कोचिंग में आप कुछ पढ़ रहे हो, वो आप किताबों से भी पढ़ सकते हो। आप जब पढ़ते हो, आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होती है, आपका फोकस रहता है, और आप एक ही बार वो बात पढ़ के समझ रहे हो। कोचिंग में कोई आपको वही बात खुद बुक पढ़ के समझा रहा है, और फिर आप खुद जाके रिवाइज कर रहे हो, तो वो 2-3 बार हो जाता है। जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की ज़रूरत है, वहाँ पे लेक्चर्स देखो, बट जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अभी जैसे लक्ष्मीकांत की बुक का हर सेंटेंस है ना, गोल्ड है। वो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। आप चाहे कितने भी लेक्चर्स देख लो, आपको लक्ष्मीकांत तो पढ़नी पड़ेगी एक बार। तो पढ़ लो ना स्टार्ट से। उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आर्टिकल 148 सीएजी है तो है, उसमें कोई डाउट या डिस्कशन नहीं हो सकता। तो आई थिंक वैसे देखो, और कोचिंग से ज़्यादा आई थिंक टेस्ट करो खुद को। आई यूज्ड टू गो फॉर टेस्ट सीरीज ऑफ so many coaching institutes. My philosophy was very clear that if I've studied, let me try it on paper. If it is coming, the output is coming equivalent to input, my job is done. तो बहुत सारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है एग्जाम में, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, इवन सीनियर एस्पिरेंट्स हैं, तो ये एक चीज़ रहती है कि एवरीथिंग अंडर द सन पूछा जाता है, या बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, पता नहीं क्या कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी को प्रेडिक्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जितना हो सके, आपने क्या चीज़ें आपको लगती है कि इम्पोर्टेंट रही है आपके जर्नी में? मैं इसको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से तोड़ूंगा। प्रीलिम्स, मुझे रियलाइज हुआ है कि प्रीलिम्स का सिर्फ नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। यूपीएससी इज ट्राइंग टू सी समथिंग विच आई वुड कॉल जनरल नॉलेज डिडक्टिव रीजनिंग, एंड उसको क्रैक करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है। उसको करने के लिए आपको एक बार ऐसे क्वेश्चंस देख के ट्राई करने पड़ेंगे, और उसके लिए मेरी बहुत सिंपल फिलॉसफी है। आप जनवरी से स्टार्ट करें, 1 जनवरी से आप आपका सिलेबस कंप्लीट करके लीजिए 2 महीने। एग्जाम से 120 दिन पहले ना 100 टेस्ट देने का टारगेट बनाइए। फुल स्पीड में वो 100 टेस्ट दीजिए, और इनफैक्ट चलो आपका सिलेबस नहीं भी हुआ है, लेट्स अज्यूम आप रश अटेम्प्ट देना चाहते हैं, 100 टेस्ट दीजिए। क्या होगा, आपको एक आइडिया आएगा कि स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स कैसे निकाला जाता है, एंड उसके लिए नॉलेज कम, लॉजिक ज्यादा लगता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सम वायरसेस एग्जिस्ट इन द ओशन। क्या मैं गारंटी दे सकता हूँ? नहीं है, नहीं दे सकता। होगा कोई वायरस, मैं सारे वायरसेस को थोड़ी ना जानता हूँ। सही स्टेटमेंट है। ऐसे करके आपको खुद के माइंड को ट्रेन करना होगा एक कॉमन मैन की तरह सोचने के लिए। नॉलेज प्लस डिडक्टिव रीजनिंग इक्वल्स प्रीलिम्स कैपेसिटी बिल्ट। 100 tests of randomness will teach you how to deal with randomness. Let's say the number of tests, different toppers say different number. Let's assume it's 50, it's 70, it's 100. But how important do you think analyzing those tests are? Oh, that is the entire point of the test. I don't mean just give a 2-hour test and forget about it. Right. No, see, I ask this most of the aspirants do this thing. They feel happy that yes, I have given 50 tests, 60 tests, and see, that's why I deserve success now. So how do you see, how did you approach the analysis part? My study approach was, if I'm giving a 2-hour test, then the next 3 hours I'll have to analyze it. So सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा। एंड सेकेंड चीज, अगर मैंने टेस्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा है, तो वो मुझे समझ में आ गया। तो अब वापस खुद पे कॉन्फिडेंस ना रख के सोचना कि मुझे तो याद नहीं है, आई डोंट नो एनसीएम, क्योंकि मैंने मेरे बेस नोट नहीं देखे। मैं वो फिलोसफी नहीं रखता था। आई बिलीव दैट द ब्रेन इज अ इंस्ट्रूमेंट विच knows how to recognize.
and prelims is nothing more than a recognition examination. Like if you can eliminate the right option because of just a general idea कि this is right or wrong, that's sufficient. So test analyze कीजिए. टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा. टेस्ट में आपका मार्क्स, बाय द वे, बहुत इंपॉर्टेंट. आई नो सो मेनी पीपल जो प्रीलिम्स के रोज टेस्ट देते हैं. आज हमारे खराब आ गए, आज हमारे अच्छे आ गए. डजंट मैटर. आपको बस एक ही टेस्ट के मार्क्स मैटर करते हैं, प्रीलिम्स के. अगर आपने 100 में से 80 टेस्ट दिए जिसमें आपको खराब मार्क्स आए, मैं तो कहूंगा अच्छी बात है. खराब मार्क्स आए इसीलिए आप सीरियस हो. आप सीरियस हो इसीलिए आप ध्यान से रिव्यू करोगे. तो अगर मार्क्स पे फोकस नहीं होना चाहिए तो क्या 3-4 पैरामीटर आपको लगता है कि टेस्ट के एनालिसिस के बाद हम देखें कि हाँ ये 3-4 पैरामीटर देख के कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, कैसे जज किया जाए, कौन से पैरामीटर वो हो सकते हैं? मुझे लगता है कि आप जब कंटिन्यूटी में टेस्ट देते हैं ना, तो आपको रियलाइज होता है रेपिटेशंस दिखते हैं, आपको पैटर्न्स दिखने लगते हैं, तो आपके मार्क्स भी इंप्रूव होने लगते हैं. तो वो एक अच्छा बैरोमीटर है टू अंडरस्टैंड हम कहाँ पे हैं. और आप रैंडमनेस के साथ डील करने में भी यूज्ड टू हो जाते हैं. तो rather than looking at marks for assessing where you are, look at the process. If you are going through a test of 100 questions and all 100 are new, make a note. एक A4 size sheet पेपर पे नोट बनाओ ताकि आप बाद में एक बार कभी चाहिए तो लुक थ्रू कर सकते हो. वो एक अच्छा स्ट्रेटेजी है. मार्क्स तो क्या है, अभी आपने, आई नो फ्रेंड, मेरी फर्स्ट प्रीलिम्स नहीं सेकंड प्रीलिम्स में मुझे याद है कि वो लाता था 135, मैं लाता था 120, बट उसने 135 लाया इसलिए मेरे 120 मुझे फीके लगते थे. उस साल मेरा प्रीलिम्स निकल गया, उसका नहीं निकला. कंपैरिजन सिंड्रोम, हाँ, ये एस्पिरेंट्स में बहुत ज़्यादा है. इसको कैसे कंपैरिजन करना, मार्क्स को सही पर्सपेक्टिव में देखना, ये क्लैरिटी कैसे आएगी? कंपैरिजन क्या है ना सर, अब कंपैरिजन रुकता नहीं है, डिफिकल्ट होता है. बट आपको एक बात समझनी होगी कि मेन एग्जाम के अलावा कहीं पे भी आपके मार्क्स की वैल्यू नहीं है. वो बस एक ऑब्जेक्टिव मेट्रिक है समझने को. क्योंकि आज ये एग्जाम कितने लोगों ने क्लियर किया है? लेस देन 1%, 0.076 था. राइट. आपका चेकर कौन है? क्या आपका चेकर क्लियर कर चुका है? नहीं. वो उसका सब्जेक्टिव असेसमेंट है कि आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है. तो आपको उतना पिंच ऑफ सॉल्ट लेना पड़ेगा. आपको बस मैंने बहुत लोगों को देखा है जो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं आप प्लीज हमारी ऐसे की कॉपी चेक करके बताइए. मेरा पहला बात होता है उन्हें कि आपने आपकी ऐसे की कॉपी पढ़ी क्या? तो 90% मुझे आंसर मिलता है नहीं, हमने तो नहीं पढ़ी. तो मैं बोलता हूँ मैं क्यों पढ़ूं फिर? आप अपने वर्क को असेस करते ही नहीं है. और मुझे लगता है इसीलिए कंपैरिजन कम्स बिकॉज आप सिर्फ जानना चाहते हैं अभी बता दो मार्क्स कितना है, ये हमारी सिचुएशन है. आप भूल जाते हैं कि चेकर भी इंसान है. और रियल मेट्रिक ऑफ इवैल्यूएशन इज हाउ यू आर परफॉर्मिंग. एंड human psyche or human consciousness or instinct, it knows when you're right. Like आपको एक फीलिंग आ जाती है कि हम सही है. तो आपको थोड़ा सा खुद पे भी रिलाई करना है. ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, बट इंक्विजिटिव होइए. मुझे कोई अच्छे मार्क्स भी दे देता तो मेरा सवाल होता था अच्छा अभी इसको बेहतर को और बेहतर कैसे बनाए. क्योंकि वो तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है ना. यू आर चेसिंग परफेक्शन. You should know that you will not achieve it, but at the same time striving for it is the real pleasure of life. मैंने जो मोक्ष को इसके पहले भी उसने मेंशन किया है कि being best है ना, परफेक्शन को चेस करना है ना, भले परफेक्ट ना हो बट वो चेस करते रहना, ये जेन्युइनली उसकी स्ट्रेटेजी रही है ना. बस मार्क्स से वो कभी खुश नहीं होता था, और बेटर कैसे करे, और ये एटीट्यूड मुझे लगता है उससे काफ़ी हेल्प करी है. Coming to prelims preparation, so what do you think are the don'ts? Many rankers or all of us know कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये बातें रिपीट होती रहती. क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसमें से कुछ तो मेंशन कर दिए ऑलरेडी, जैसे कंपैरिजन या मार्क्स को कैसे देखना है, और क्या चीज़ें आपको लगता है कि नहीं करनी चाहिए ताकि हम गलतियों से बच जाए और रिजल्ट पॉजिटिव आने का चांस ज्यादा हो. गिरीश भाई, मुझे लगता है द फर्स्ट डोंट वुड बी डोंट बी अफ्रेड ऑफ रैंडमनेस. मैं हर सुबह उठता था और मेरा तो 100 पेपर का स्ट्रैटेजी क्लियर है. मुझे 100 पेपर देने, फिर अगर होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा. अब वो तो थोड़ा बहुत आपको उस दिन के पेपर के 100 क्वेश्चंस पे भी डिपेंड करता है. तो माय फर्स्ट वुड बी डोंट बी अफ्रेड ऑफ रैंडमनेस. एंड टू मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, ऑलवेज रिमेंबर Arjuna was not the best archer because he could hit targets perfectly.
in good light. He was the best archer because even in darkness he knew how to hit the light, hit the target. अंधेरे में तीर चलाना सीखना है आपको, ये प्रीलिम्स है. और इसीलिए आपको यूज टू हो जाना है कि रोज 100 नए क्वेश्चन आएंगे, मुझे नहीं आते बट मैं तो भी सॉल्व करूंगा. कैसे करूंगा, वहां आपको लॉजिक लगाना है. सेकेंड थिंग आपको नहीं डरना है ना, वो है कि आपका रिवीजन नहीं हुआ है, आपका रिवीजन नहीं हुआ है. मतलब ये एक, मुझे क्या लगता है, लोग सालों तक एग्जाम देते हैं. आपने एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ी ना, तो आपके ब्रेन को रजिस्टर हुआ. 2-3 बार पढ़ी, हो गया मेजोरिटी रजिस्टर. अब आपको कुछ चीज नहीं याद आ रही तो नहीं आ रही. आपको एनवायरनमेंट में कोई फैक्ट नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा. डोंट किल योरसेल्फ फॉर इट. द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ इज नॉट टू मेमोराइज एवरीथिंग बट टू अंडरस्टैंड द लार्जर कंस्ट्रक्ट. तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ रिविजन. एक बार पढ़ लिया ना, याद है, और फिर मान के चलो हमें आता है. बाकी तो हम सिर्फ एक बार देख रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूस रिवीजन के चक्कर में लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और अंडर कॉन्फिडेंस के कारण वो लोग आए हुए क्वेश्चंस को भी बोलते हैं हम श्योर नहीं है. थर्ड, कुछ एस्पिरेंट होते हैं मेरी तरह जो टेस्ट अग्रेसिव होते हैं. उनको मैं बस बोलूंगा कभी कभी पॉज ले लिया करना, क्योंकि ये एग्जाम में रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है. डोंट बी ओवर अग्रेसिव और ओवर पैशनेट. इनफैक्ट देयर इज अ वेरी नाइस quote I believe in. Flames which burn twice as bright burn half as long. And this is not a sprint, it is a complete marathon. Right. आराम से काम करो. आपकी पढ़ाई हो गई है, थोड़ा रिलैक्स करो. ब्रेन brain doesn't memorize things when you are making it memorize. When you are sleeping peacefully it memorizes. When you are relaxing and doing nothing it memorizes. So find that inspiration in mundane, find that peace in mundane. You will not even realize how it's helping you in the exam. Prelims increasingly unpredictable, random, difficult होते जा रहा है. ये ओपिनियन यूपीएससी फ्रेटर्निटी में है. जैसे only one only two जो पैटर्न्स के क्वेश्चंस हैं थोड़े ज़्यादा ट्रिकी हो जाते हैं मैनेज करना. तो ये चीज़ को कैसे डील कर सकते हैं कि जो इंक्रीजिंग पैटर्न डिफिकल्टी है उसको? आप कितना भी कर लो, 4 ऑप्शन आते हैं, एक 100% एलिमिनेट हो जाता है. आप 33% रिस्क पे हो. उसमें से अगर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है तो आप एक और निकाल पाते हो. सो यू कम टू अ 50-50. आफ्टर दैट पॉइंट it's very difficult to know what is the right answer, even in these questions or some other questions also. I think your logic in the exam is what? There are 100 questions. You've reached 50-50 attempt. That's the maximum you can do. You'll have to choose one between them. Your job is to reduce the chance of going wrong. When you have made the paper more, wrong options have been eliminated and the probabilistic outcome of going wrong has been eliminated, you have won half the game. Your job is to get 65 right and 35 wrong. Even then you will score above 100, which is nearly always the cutoff. So what was the attempt? You are saying roughly 65 right and 35 wrong. So do you believe in attempting 100, 90? How do you decide how many questions to attempt? For me, my logic is I've always attempted above 90. Right. I believe that the more you attempt, the more chances of going wrong you get. It's okay if you go wrong, because the economics of numbers helps you. Some people have another approach. They are high accuracy individuals. So this is a very variable approach. But my attempts have, in my clearing attempt, my attempts have been 96. You said about... Oh no, sorry, 99. I left only one question. What was that one question? Do you remember? So it was on new airports, Vijayawada and other airports. Right. And for some reason, I was remembering my friend Hardik from Vijayawada, and something inside me, I didn't know the answer. Right. But 99 पे आप एक मारने पे इतना सोचते नहीं हो. But I was like, ये मेरे friend के घर का question है, इसको छोड़ देते हैं. Very weird feeling. It just hit me. I left it. You said कि अंधेरे में तीर चलाना सीखना होगा. But इसको कई लोग तुक्के मारना सीखना होगा ऐसे ले सकते हैं. तो क्या आप लॉजिक और तुक्का इसमें क्या डिफरेंस है? एग्जैक्टली लॉजिक मतलब है क्या? क्या चीज़ है कि जो थोड़ा आने लगती है बियॉन्ड नॉलेज, जो तुक्के से डिफरेंट है और जिससे तुम सक्सेस का चांस बढ़ जाता है? अच्छा क्वेश्चन है. एक बहुत वियर्ड क्वेश्चन लेके इसका रिप्लाई देता हूँ. आज से 2 साल पहले एक क्वेश्चन आया था अर्थशास्त्र पे. अब किसी, आई डोंट थिंक एनी नॉर्मल पर्सन रीड्स अर्थशास्त्र इन जनरल, बट उसमें क्वेश्चन पूछा था कि if a slave woman has given birth to a child, that woman is free. And ऐसे करके 1-2 क्वेश्चन पूछे थे.
अब तुक्के मारने वाले उसको कैसे भी तुक्के मार सकते हैं, बट जो लॉजिक लगाता है ना, वो अर्थशास्त्र का क्वेश्चन था। अगर आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य इन हिज हिस्ट्री ही वाज अ स्लेव चाइल्ड एट इन हिज यूथ, एंड पीकॉक टेमर्स फैमिली से थे, ऐसा उनका कुछ था। सो मैंने लॉजिक लगाया कि ही वुड बी मोर गुड टू स्लेव्स. This is how you think when you don't know an answer. So he must have been good to slaves. The Arthashastra laws would be pro in terms of giving slaves some rights in certain situations. That was the logic. With that premise, you can easily solve the question. Now that is thinking a little deeper. Don't only think what the answer is. Why has the question been asked? What is the logical premise it is coming from? Some similar things you can pick up in so many questions. Some is one of my favorite types. कि some animals don't do this. Some in fact एक 2023 question है. Some refugees fled from XYZ place to some bibbidi babbidi place. Could be possible. I have not met every refugee. Right. So that logic, deductive reasoning is what makes prelims go through. The thing that Moksha is mentioning कि approach क्या है, logic क्या है, deductive reasoning, ये चीज़ें हम नॉर्थ स्टार की टीम वी हैव क्लियर 20+ prelims. We have huge experience in this regard. Our navigator batch, it focuses not on knowledge alone but this aspect which has helped so many aspirants to clear the exam. So what else do you think regarding prelims, that like revision, what other aspects do you think that aspirants should focus on? And the issue is like you said, 2 hours of test, then 3 hours of analysis, for example, then studying all the subjects in 2 months, then preparing for CSAT as well, then revising as well. This becomes a very huge time management challenge for aspirants. So how do you think that can be managed? So I have a philosophy. When I am studying a subject, I'll only study that subject. जब तक वो सब्जेक्ट खत्म नहीं होता, मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट नहीं उठाता. क्योंकि माई माइंड बिलीव्स इन द फिलोसफी, इफ आई एम स्टडिंग 4 subjects in a day, I am continuously shifting. And when you shift from economics to environment, environment to polity, polity to history, you are costing yourself time in getting used to that change. So my understanding was, I'll finish it, I'll give my test, I'll complete it. Now my goal at the larger level was, I need to keep speeding up my revisions. So एक बार पॉलिटी पढ़ ली, 10 दिन लगे, अगली बार 5 लगेंगे, उसके बाद शायद 2 में भी हो जाए. स्पीडिंग इंक्रीज होती रहती है क्योंकि आपके नोट्स भी है, आप उनको स्पीड अप भी कर रहे हो. पॉलिटी मान लीजिए पॉलिटी हमने फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ा, ऐसे करके हमने सारे सब्जेक्ट शेड्यूल किए हैं, तो क्या सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस कवर होने के बाद फिर से आप पॉलिटी पढ़ते थे? यस. या बीच में कभी पॉलिटी को टेस्ट दिए, या फिर कैसे टच में रखते थे, या ये इशू नहीं आया? आप क्या होता है कि प्रीलिम्स एग्जाम से पहले आपने जो 1-2 सब्जेक्ट पढ़े वो आपके ज्यादा स्ट्रॉन्गर एंड पे होता है और बाकी थोड़े वीकर एंड पे होते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको आते नहीं है, बस आपको वो मेमोरी में एकदम से नहीं आएंगे. बट वो इट्स वेरी ह्यूमन ऑफ अ ट्रेट. आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप 7 सब्जेक्ट में एकदम टॉप फॉर्म पे हो. मतलब वो थोड़ा पॉसिबल भी नहीं है. तो आपको वो मार्जिन ऑफ एरर लेके चलना पड़ेगा. You can't try to, the problem is everyone wants to try to have the perfect notes, the perfect revision and the perfect performance. They forget it's just a cut-off examination. Right. You should be able to beat the cut-off. Abhi environment, economics and polity, they constitute 50% of the paper. People forget this is also for forest service examination cut-off paper. Right. Environment आएगा 20-25 क्वेश्चन की रेंज. अब मेरा हमेशा लास्ट सब्जेक्ट एनवायरनमेंट होता था और मुझे ऐसे भी रुचि थी. मैं रात को कभी फ्री हो जाता था तो मैं कोई एनिमल की डॉक्यूमेंट्री देख लेता था. तो मैं मेरे एसेज में भी एनिमल्स के ऊपर लिख के आ जाता था कि दिस इज हाउ रियलिटी लुक्स. सो those things help, and environment gives me marks. Every year I answer questions nobody answers in environment. Like when I tell my friends, they're like, तुझे ये कैसे पता है? I'm like, मैंने ये documentary में देखा था. So you should be that. Focus on those subjects at the end. Polity is memory intensive. And I had this problem with polity that I didn't like revising polity that much. After a few attempts, you know. And if you don't know, you don't want to know. So you can't force your brain so much that it has to, because after prelims gets done, there's mains also.
एंड ट्रस्ट में आपको पूरा पॉलिटी वापस पढ़ना पड़ेगा. एंड आई एम अ लॉयर, तो मुझे इंटरव्यू में भी वापस पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा. तो मुझे साल में एटलीस्ट 4 बार तो पॉलिटी को पढ़ना ही पड़ता है. तो आई वाज लाइक मुझे आता है और मुझे जितना आता है मैं उसमें कर लूंगा. अगर मुझे डाउट है मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व करके देखूंगा. अगर मेरी मेमोरी सच्ची वीक है तो मैं एक बार वापस देख लूंगा. नहीं तो बेस नॉलेज है, बस हो गया. कॉन्फिडेंस, इट्स confidence in terms of knowing your stuff makes you feel capable of solving. And sometimes you have to take some risks. You will in that prelims paper, the real question is वो 50-50 के बीच में से कैसे निकले. अब वो थोड़ा सा लक है, थोड़ा सा डिडक्टिव रीजनिंग है, और मैंने देखा है लोग निकाल के दिखाते हैं. लाइक मेरे एक सीनियर थे, एक क्वेश्चन आया था, बहुत वियर्ड क्वेश्चन था. अफ्रीका में एक लेक है जो ड्राइड अप हो गई थी. वोल्टा, वोल्गा ऐसे, और फैग्यूबीन और एक दो ऐसे ऑप्शंस थे, लेक गाना ऐसे करके. अब उस समय अफ्रीका का नॉलेज नहीं था किसी को भी. वो पहली बार ऐसे क्वेश्चन आए थे, कैसे डिडक्ट करे. तो उन्होंने लॉजिक लगाया कि अफ्रीका में फ्रांस का कॉलोनियल इम्प्रिंट था एक टाइम पे, और उन्होंने फैग्यूबीन फ्रेंच वर्ड होता है, उसके हिसाब से टिक किया था 50-50 निकाल के. सुपर्ब लॉजिक, निकल गया वो क्वेश्चन. तो कहीं कहीं वो चीजें चलती है. Just trying to know everything is impossible. Right. But to know something and know how to make something out of something is how you win. कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिस्ट्री है या साइंस एंड टेक है, हम देखते हैं कि इसको कहीं ना कहीं कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है. जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी या एनवायरनमेंट हो, इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं स्टूडेंट्स. तो ये कितना रिस्की है कि तुम जैसे आर्ट एंड कल्चर है या हिस्ट्री के सारे सब्जेक्ट्स है, वो वास्ट है, बट कितना ज़रूरी है कि हर सब्जेक्ट को आप ढंग से करें. आई थिंक एक बेस रीडिंग तो ढंग से करनी ही चाहिए. बिकॉज I what I am trying to say is you should have a basic idea, but it should not be that you've never heard of the term. You should be able to attempt the question. Abhi oftentimes what happens, you've never heard of, if art and culture you have no knowledge and there are 3 questions which come on it, they are complete skips. Who knows, it was just one fact you needed to know. One statement eliminated can sometimes give you the entire answer. It would have been a free of cost victory. So you need to be very careful with that. So have base reading in even art and culture. If you're not good at it, art and culture or science and tech, it's fine. It shouldn't be like you've never heard of nanorobotics. Right. Or what deep learning or machine learning is. They might come and you might need it that day. And what was your strategy regarding current affairs? Do you think how much time should one give to going through current affairs? How should one revise? I think current affairs has become I think the approach here has been very wrong with people. They give 3 hours every day to current affairs. I don't see value in it. आप पेपर भी पढ़ रहे हो, फिर आप एक मंथली मैगजीन भी पढ़ रहे हो, उसके बाद आप थोड़ा और इंटरनेट पे पढ़ रहे हो. नहीं होता इतना. आपका स्टैटिक ही स्ट्रांग नहीं तो आप करंट कैसे बिल्ड करोगे. सो स्टैटिक पहले क्लियर करो. करंट के लिए I by the way, my prelims were stronger on currents end rather than statics end. The reason is I used to make sure I'm एक मंथली मैगजीन उठाता था, पिक एनी, ऑनलाइन बहुत फ्री है. वो एक मैगजीन पढ़ ली मंथ की, बस है. उसके अंदर नोट्स बनाने तो बनाओ, नहीं बनाए कोई टेंशन नहीं है. और साथ ही साथ मैं वीडियोस देखता था यूट्यूब पे. सो I remember for geopolitics there's a channel of Amit Sengupta. I really enjoyed his take. और फर्स्ट पोस्ट है या एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छे सेशंस चल रहे हैं. करंट अफेयर्स पे देयर इज ऑलवेज समबडी आउट देयर हु इज ट्राइंग टू मेक सम रियली गुड कंटेंट ऑन YouTube. आई यूज्ड टू बी लाइक, इफ दे आर मेकिंग सो मच एफर्ट, माइट एज वेल वॉच इट. इट वाज लाइक वाचिंग अ मूवी. तो आपने बताया कि आप डॉक्यूमेंट्री देखते थे, आप फर्स्ट पोस्ट को फॉलो करते थे, आप अमित सेन गुप्ता जी को फॉलो करते थे, आप टेस्ट एनालाइज करते थे. तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे, हो सकता है कि ग्रास्पिंग में डिफरेंस हो. जैसे किसी एस्पिरेंट की ग्रास्पिंग बहुत अच्छी हो, तो जैसे आप जैसे 8-10 घंटे में हो जाए. अब मान लीजिए कोई एस्पिरेंट है, उसका ग्रास्पिंग थोड़ा स्लो है, तो क्या उसने पढ़ाई के घंटे बढ़ाने चाहिए या पढ़ाई की कुछ चीज़ें लिमिटेड रखनी चाहिए, सोर्सेस कैसे मैनेज करना चाहिए उसमें? आई थिंक आपकी अगर ग्रास्पिंग स्लो है तो आपको टाइम लगेगा, बट आपको ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आपको यूज्ड टू भी होना पड़ेगा वो फैक्ट से. लाइक लोगों को लगता है मेरी ग्रास्पिंग बहुत फास्ट है. ऐसा नहीं है. मेरी ग्रास्पिंग बहुत फोकस्ड है. कि मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ ना, मेरा प्रोसेसर उड़ता नहीं है. और मेरा प्रोसेसर उड़ता नहीं है इसीलिए मैं कंटिन्यूसली कर पाता हूँ. 12 घंटे करते हैं ना, उनका प्रोसेसर एक दिन
रियली हिट हो जाता है, तो वो कंसिस्टेंसी हिट होती है. एंड जहाँ तक वह कंटेंट लिमिटेड रखने की, वो तो आपको करना ही पड़ेगा. UPSC has limitless potential to give you syllabus. Like there's a heading in GS3, Indian economy. Indian economy is so huge, you will never get. I till date I don't have any notes on GS3 economics because it is a completely it will never end. Right. So you need to get used to knowing basic stuff. And limitation should be based on static knowledge. Current knowledge you should be picking up every now and then through tests. Any test you'll give a full length test, at least 15 to 20 questions will be random current affairs every time. That is the sheer randomness which makes the mark different. So you should look at it as an opportunity. 20 क्वेश्चन आज मैंने नए सीख लिए, ऐसे मैंने 100 टेस्ट दिए, 20 into 100, 2000 करंट अफेयर की बातें तो मुझे ऐसे ही आ गई. I used to make sure, and I love knowing interesting stuff. Like it doesn't matter in UPSC whether you know what Birbal's real name is, but I used to enjoy knowing he's Mahesh Das. So I looked at it that way. एक buzzword है PYQ, है ना. मतलब ये सरप्राइजिंग बात है कि अभी तक हमने PYQ पे बात नहीं करी. तो PYQ ये buzzword बन चुका है, सब लोग उसको फॉलो तो करते हैं बट शायद ढंग से नहीं करते हैं. तो आपका क्या ओपिनियन है, PYQ को कैसे देखना चाहिए? आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें आपको क्या लगता है PYQ कितने इम्पोर्टेंट है और उसको कैसे एनालाइज करना? आई थिंक PYQ एनालिसिस करने का एक टेक्निक होता है जो लोग समझते नहीं है. आपको PYQ का आंसर आता है उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम सेम नहीं होगा. होगी कुछ एक दो, मतलब समटाइम्स देयर इज अ रेपिटेशन, गुड रेपिटेशन रेट इन PYQs, बट द लार्जर गोल इज व्हाट यू सी पैटर्न. 2022 there were questions on this some things are XYZ, some things are XYZ, some things are XYZ. They were all right statements. Next year we saw similar question on similar lines, they were all correct. I think this year's paper also had a few questions like that which were all correct. So that is one thing which people can very clearly see, that okay, this was the pattern which was supposed to be picked up from a PYQ. You can know the answer. PYQs might have a repetition rate, you should do them. They are good practice papers. But you should not be only reliant on that, because we are living in a very dynamic era. Your UPSC paper is also undergoing continuous change. So do it with balance. Let's come to mains now. So what was your mains preparation strategy? When did you make notes? So someone might make notes in first reading itself. So when did you make notes? What was your strategy of note making? And how did you, when exactly did you prepare for mains? Before December itself, in the first attempt, second attempt? So I'll put my strategy here in this way. In my 5th year, I had decided I want to give UPSC. So in my law school only, 3 months I took my time, I prepared my law optional notes very well. But they were the first time I made them. So they were very law school में detailing ज़्यादा होती है, वैसे notes थे. आपको नहीं पता है 7 मिनट में आप कितना लिख पाते हो, वो आपको बाद में समझ में आती है बात. सो बना दिए नोट्स. फिर मैंने आई थिंक 2-3 महीने पॉज लिया था, मेरी थोड़ी पढ़ाई का भी काम था. फिर फुल फ्लेज मैंने लास्ट सेमेस्टर में स्टार्ट कर दिया था. सो एट दैट पॉइंट मैं प्रीलिम्स ही कवर कर रहा था पहली अटेम्प्ट पे, तो क्योंकि मेंस का तो टाइम ही नहीं था. फर्स्ट प्रीलिम्स आई गेव, मेरे 2 मार्क्स से क्लियर नहीं हुई थी प्रीलिम्स, बट अच्छा हुआ नहीं हुई. हो गई होती तो मेरे पास मेंस के नोट्स ही नहीं थे, मैं ऐसे भी क्लियर नहीं कर पाता. एंड अभी मैं बताता हूँ मेंस में नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है. व्हेन यू हैव गुड कंटेंट विद यू, ऑल यू आर सपोज्ड टू डू इज रिवाइज योर कंटेंट, प्रैक्टिस द आंसर्स. व्हेन यू गिव टेस्ट यू रियलाइज ओके दीस आर माय लैक्यूनेस, देन यू कैन सिट विद अ टॉपर कॉपी एंड इंप्रूव योर कंटेंट. सो यू हैव गुड वर्क. Those who don't start with notes, every time they give a paper they are scared, what will come, how do I revise? So, and those after failing my pre, I knew I have to give pre next year. So I had completed 1 year. Then I made notes how? 1 month, 1.5 month I just did GS2. Nothing else I did in my life. So I have 176 page notes of GS2. One of the most comprehensive sets of notes I've made. Then I spent again 1.5 month doing GS4. मैंने लेक्सिकॉन भी पढ़ी है, DK बालाजी भी पढ़ी है, 1-2 और नोट्स भी पढ़े हैं. मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया. फिर मैंने अच्छे से पढ़ने के बाद सिलेबस हेडिंग्स को निकाल के एक बार अपने नोट्स ऑनलाइन बनाए. आज फिर मैंने उनको सिंथेसाइज किए, प्रैक्टिस की, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके चेक किया. आज मेरे पास सिर्फ 12 पेज के एथिक्स के नोट्स हैं और मैंने कंसिस्टेंटली 116 और 120 लाए.
तो ये डिफरेंशिएट कैसे करना है? जैसे आपने एथिक्स के लिए 12 पेज के ही नोट्स बनाए, GS2 के लिए 170 पेजेस के नोट्स बनाए, क्या रीज़न है इसका और कैसे एस्पिरेंट्स इसको समझें कि हर सब्जेक्ट के लिए 100 पेजेस ही चाहिए, ऐसा नहीं है? बराबर। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा पेपर क्या चेक कर रहा है। GS2 का पेपर कंप्लीट नॉलेज इंटेंसिटी है। आपको अगर CAG के बारे में पूछा है तो आपको, या CAG छोड़िए, अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा है तो 76 क्या पता होना चाहिए। वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, वो डेटा है। एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड क्या चेक कर रहा है? आपकी फिलोसफी ऑफ लाइफ, लाइफस्टाइल। वहाँ पे आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि व्हाट वैल्यूज मैटर टू मी, हु इज अ ऑफिसर और व्हाट इज एन एग्जांपल एसोसिएटेड टू दैट वैल्यू, व्हाट आर दीज थिंग्स इन जनरल. So the notes can get compressed there. Now, same thing. Here's the thing. I made sure I did everything with lot of integrity. So, GS2, GS4 and half of GS1 कवर करते करते तो मैं जनवरी तक पहुंच गया था. और मेरी पहली प्री नहीं हुई थी. तो मुझ में वो always remember, if you don't make it through your first pre, the second pre, it is one of the best times of your life to go with that philosophy. अब तो मैं तोड़ के आऊंगा. जैसे अभी आपने कहा कि मेरी फर्स्ट प्रीलिम्स नहीं हुई और अच्छा हुआ नहीं हुई, तो कई एस्पिरेंट्स की फर्स्ट सेकंड प्रीलिम्स नहीं हुई है अभी जो प्रीलिम्स हुई है, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे कि what should be their perspective? Many aspirants go in depression that इतना पढ़ के भी एक आध क्वेश्चन से प्री रह गई और वो टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो what will be your suggestion to them? The first thing I would suggest is don't take losses personally. You are writing an exam where you're competing with 13 lakh and you have to get near 13,000. It's a percentage. You might be great, but there's someone who might have earned more midnight oil than you. Then don't think about yourself as you're not worthy. Think that your competition is so worthy. You're living in a world where you're going to fight with such amazing people. So you need to be that level of great. And it's good. You have gotten time. You make yourself that great. Question process का है गिरीश भाई. डिप्रेशन से क्या फायदा हो रहा है? 2 महीने वेस्ट हो रहे हैं. डिप्रेस मत हो. ये सोचो कि अच्छा गलत गए तो गए, सही कैसे जा सकते. तो फिर ये जो पीरियड है प्रीलिम्स फेल होने से मान लीजिए अगले प्रीलिम्स की पढ़ाई चालू करने तक का, उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए? इनफैक्ट मुझे तो लगता है 1 साल कम टाइम है. 6 महीने मेंस के मिलेंगे, 6 प्री के. चलो हम गिनते 5 प्री के, 7 मेंस के. अगर आपने नोट्स बनाई है, आंसर राइटिंग की है, डेली आंसर राइटिंग कर रहे हो, करंट अफेयर्स कर रहे हो, सिलेबस का स्टैटिक कर रहे हो, उसके बाद उनको चेक करके टॉपर्स कॉपीज पढ़ के इम्प्रूव कर रहे हो, टाइम ही कहाँ है? आप अपनी लाइफ जी रहे हो, थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हो, फिट हो. आई थिंक पीपल डू अ ह्यूज ब्लंडर व्हेन they don't focus on their fitness in the first 7 months. Like I'll tell you one thing, prelims, mains, strategy, there'll be 100 videos. One very important thing people forget is from, let's say, June 1st to January, you need to work out, you need to be fit, because the next 6 months which are going to come in your life now, you won't get the time to run or walk or do your exercises. That time you are supposed to give more time. 11 hours 10 hours देने भी पड़े तो समझ में आएगी उस समय. तो ये GS और ऑप्शनल जो है, इनका कैसे बैलेंस किया जाए ये 6 मंथ्स में? I'd say first, if you're someone starting from complete scratch, let's say I'm starting from June 1st, 3 महीने ऑप्शनल करो. I think June, July, अगस्त एंड तक, let's say September मिड तक आपने ऑप्शनल कर लिया, नोट्स बना लिए. नोट्स के बिना काम मत करो ऑप्शनल में, आपको प्रीलिम्स के बाद कुछ याद नहीं रहेगा. फिर आपके पास नोट्स नहीं है. नोट्स आर लाइक दोस फुटप्रिंट्स यू लीव इन द सैंड्स यू वॉक्ड, so that you remember where you walked. And why I say sand is because oftentimes sand में footprint हट जाते हैं, क्योंकि नोट्स कच्चे हुए तो. So try करो कंक्रीट या मड पे छोड़ो ताकि कुछ स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट रहे. And yeah, 3 months to optional. उसके बीच में आपको टाइम निकाल के मेंस भी करना पड़ेगा. फेब फर्स्ट तक भी खींच रहे हो तो आपको कैसे ना कैसे वो कंप्लीट करना पड़ेगा. और फिर प्रीलिम्स के लिए 100 टेस्ट देने ही है. वो तो आपको हर साल, इट्स एन एंडेवर ऑफ, फॉर मी इट वाज अ मैंडेटरी थिंग कि 100 करने हैं तो करने हैं. कम पढ़ाई की चलेगा, नहीं होते थे रिविजन्स, ठीक है, मेरे को ऐसे भी 100 क्वेश्चन सीखने मिल रहे थे दिन के. अब ये जो चैलेंज है कि पढ़ना भी है मेंस के लिए, नोट्स भी बनाना है और आंसर राइटिंग भी करना है, तो इस चैलेंज, ये कॉनड्रम को कैसे एड्रेस करें? ये क्या एक के बाद एक करना है, पैरेलली करना है? कब डिसाइड करें कि हाँ मैं अब आंसर लिखने के लिए रेडी हूँ?
ये कैसे डिसाइड करना चाहिए? आई थिंक मेरे साथ मैं नॉर्मल स्टूडेंट की तरह सोचता है। अगर आपको का एक एग्जाम आ रही है, आप पहले क्या करेंगे? आप नोट्स बनाएंगे, अच्छे सिलेबस देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर आप एक पेपर अटेम्प्ट करेंगे। पेपर अच्छा गया तो अच्छी बात है, नहीं गया तो आप सीखेंगे कि अच्छे पेपर दिखते कैसे। आपको वही करना है, उसमें कुछ ऑनेस्टली यूपीएससी हैज बिकम पीपल ट्रीटेड एज रॉकेट साइंस। इट इज जस्ट एन एग्जामिनेशन, just about to go give a paper and your job is to get the best marks. That's it. So when you're doing that, make sure you finish your paper, you have a test series in hand, you give a paper. I had a philosophy optional. But the thing is that viewers will say that it's easy for you to say that it's simple and it's not rocket science because you have got there. Girish bhai, I think people have a misconception. Officers are not unique people. Before I was an officer, I still had the same approach, but I had no credibility, so people would not listen to me. Today I have credibility, but people think I am superb or I am some new creation altogether. So आपके लिए कहना आसान है, मेरे लिए तब भी यही कहना था और वो उतना ही आसान था क्योंकि ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। और मुझे लगता है ये क्लैरिटी, ग्रेट सेल्फ बिलीफ, एटीट्यूड टुवर्ड्स बीइंग बेस्ट और गेटिंग परफेक्शन, इन सब चीज़ों ने आपको हेल्प किया। बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं वो डरते रहते हैं, वो 10 अलग अलग वीडियोस देखेंगे स्ट्रेटेजी पे, या उनको वो बिलीफ ही नहीं है कि ये डुएबल है या सिंपल है। उनको क्या आप बताएंगे कैसे उन्होंने इसको जेन्युइनली सेल्फ बिलीफ मोड में जाना चाहिए रादर देन आउटवर्ड, जो बाहर की दुनिया में एक बिलीफ ढूंढना है, बाहर की दुनिया से गाइडेंस ढूंढना है, इससे कैसे वो बच सकते हैं? देखिए गिरीश भाई, मेरा एक मानना है, मैं मारवाड़ी हूँ, हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन होता है फायदा है कि नुकसान है कुछ करने से। मेरे डर से मेरा फायदा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मेरे डर से मेरा लॉस हो रहा है, तो मैं क्यों डरूं? मैं ऐसे भी ऑफिसर नहीं हूँ, मेरे डर से तो मैं ऐसे भी ऑफिसर नहीं बन रहा हूँ, तो वो तो प्रोपोजिशन ही फेल है ना। और मेरा डर, मेरा सेल्फ बिलीफ, एक्चुअली लोग बहुत सोचते हैं खुद के बारे में। मैंने एक बात नोटिस की है कि आप 5 लोगों के साथ रूम में हो ना, वो केयर करते वो कैसे दिखते हैं, तो सब अपनी बारे में ही डिस्कस करने लग जाते हैं। मैं उल्टा करता हूँ, मैं 5 लोगों को पूछता हूँ, अरे आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। Everyone wants to talk about themselves. They make themselves the center of their life. We are nothing. We as human beings have become successful not because of what we are, but because what we are together. That sense of inflated sense of self na, I really don't like it. And that's why I believe आपको डर लग रहा है, आपको डाउट है, अगर आप मन से हारे हो, वो एक कहावत है ना, मन के हारे हारे है और मन के जीते जीते, तो कुछ बेहतर तरीके से कही गई थी। बट अर्थ क्या है, आपको यकीन रखना पड़ेगा, और आप में यकीन नहीं है, आप इतने डाउटफुल हो तो छोड़ दो। ऐसा थोड़ी ना कहा है किसी ने कि आपको ये एग्जाम देनी पड़ेगी, आपने क्लियर नहीं किया तो नहीं चलेगा। आपका कन्विक्शन शेकी पता है कब होता है? अगेन गोज बैक टू द सेम क्वेश्चन, आपका वाई स्ट्रांग ही नहीं था। अगर इनफैक्ट मैंने तो एक वीडियो देखा था, वरुण बरनवाल करके एक आईएएस ऑफिसर है चाणक्य मंडल के, तो उन्होंने एक बहुत सही बात बोली थी उनके एक फेलिसिटेशन स्पीच में कि प्रीलिम्स में जो 50-60s लाते हैं वो सोचेंगे कि हम तो 50-60s लाने वाले हैं, और वो दूसरे तो वो तो 30 मार खान है, वो तो टॉपर्स है, हम उनकी तरह कैसे बन सकते हैं? तो वो compete कैसे करेंगे? आप कंपटीशन में बेस्ट बनने आए हो तो आपको वो सोचना है मुझे बेस्ट कैसे बनना है। आगे एंड ऑफ द डे, इवन आफ्टर गिविंग द इंटरव्यू, यू विल नॉट नो योर रैंक 1 और रैंक 1009। नोबडी नोज। इट्स ऑल, द एंटायर एग्जाम वर्क्स इन रिफ्लेक्शन। After you become something, you're like, okay, this is what worked for me. You don't know. For mains, very difficult issue that students face is managing time while writing answers. 3 घंटे में पेपर लिखना है, 2 पेपर्स लिखने हैं एक दिन में, और ये सच में ट्रिकी चीज़ है कि क्वेश्चन को डिकोड भी करो, 2 पेज भरने भी हैं। तो ये चीज़ कैसे आपने करी और क्या क्या चीज़ें इसके लिए करेंगे एस्पिरेंट्स तो वो भी कर पाएंगे? पहले तो पेपर देने से डरना नहीं चाहिए, बिकॉज मेरा दिमाग कैसे सोचता था कि मेंस के वक्त मेरे पास 3 महीने का टाइम है, मैं जल्दी से जल्दी सिलेबस करता था और मेरे पेपर्स देता था। एंड आई यूज्ड टू ट्रीट इट इन माय माइंड, इट वाज लाइक मैं आज सर्जरी कर रहा हूँ। तो मैं इतनी सर्जरीज कर लेता था बिफोर माय मेन एग्जामिनेशन कि मैं मेन डे पे जा रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि
कोई डॉक्टर है वो रोज हम्म, सर्जरी करते समय थोड़ी ना इतना टेंशन लेगा, उसका तो रोज का काम है। हम्म, सिमिलरली मेरा तो रोज का काम है मेंस देना। हम्म, मैं खुद को मेंटली प्रिपेयर्ड रखता था। हम्म, पेपर 3 घंटे के है बट ये मेरा, दैट इज माई जॉब। हम्म। इट इज नॉट सपोज टू बी, इट इज टैक्सिंग, सो व्हाट इज नॉट। आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट जो अभी तक कन्वर्सेशन की है, आप देख सकते हैं कि मेंटल गेम कितना ज़्यादा है यूपीएससी, है ना। आप खुद को क्या बताते हो, कैसे प्रेशर हैंडल करते हो, तो ये चीज़ें डेफिनेटली आपको सेल्फ एनालाइज करना चाहिए कि उस मेंटल गेम में आप कहाँ हो। नोट मेकिंग पे आते हैं फिर से, कि क्या प्रोसेस रहती थी आपकी, क्योंकि इसमें चैलेंज क्या है, एक तो हैंड रिटन बनाना है, डिजिटल बनाना है, दूसरा है कि कितने बड़े नोट्स बनने चाहिए, फिर अभी नोट्स बना रहे हो तो क्या अभी परफेक्ट बनने चाहिए, क्या जगह छोड़नी है ताकि बाद में कुछ ऐड कर सके। तो ये चीज़ें कैसे गेज करनी चाहिए, क्या कुछ नोट्स बना के किसी को दिखाने चाहिए, क्या खुद ही एनालाइज करना चाहिए, ये कैसे? I think the philosophy I have learned for notes making, special credits to Hardik Kotari, one of my friends who taught me how to make notes. A4 साइज शीट पेपर लीजिए, उसके ऊपर एक लाइन लगाइए सेंटर पे। आपको सारे नोट्स A4 साइज शीट पे बनाने चाहिए क्योंकि आप बाद में एडिशंस कर सकते हैं पेजेस का। वहाँ एक लाइन बनाइए और जो भी टॉपिक है उसका हेडिंग लिखिए और ट्राई कीजिए कि आधे पेज में आप वो आंसर लिख ले। नहीं, अगर बड़ा आंसर है पूरे पेज पे लिख ले, दोनों साइड पे। बट कोशिश कीजिए एक पेज के अंदर आपको जो इम्पोर्टेंट है वो लिख ले। आप उसका नोट्स पे नोट्स बनाए जाना बनाए जाना बनाए जाना, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि I think making notes is like creating a sword. If your sword is too heavy, you won't be able to swing it in the examination because time will not let you do it. And if it is too light, the content will not give you marks. So your job is to make the best balanced sword. And making this in continuity is very useful. आपको एक बार नोट्स बनाना आ गया तो फिर आपको बस नोट बना के एग्जाम ही देनी है। अभी मेरे GS2 के नोट्स है, मैंने पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए। आप मेरे नोट्स देखेंगे तो उसमें मैंने नियरली एवरी हेडिंग पॉसिबल कवर की है। एंड वो नोट्स का मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से भी स्लाइट ओवरलैप था, तो वो हेल्प आउट हो जाता है। तो आपको वैसे भी थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवनेस के साथ सोचना पड़ेगा एंड कवर थिंग्स इन योर ओन टाइम। यू विल हैव अ स्ट्रेटेजी टू एवरीथिंग। लाइक फॉर मी, आई न्यू GS4 के पहले मैं वो 2 घंटे 3 पेपर देने के बाद, जैसे आपने कहा, मेरे पास रिविजन की और एनर्जी की कमी है, टाइम नहीं है उतना। तो 12 पेज के नोट इसीलिए है। GS3 के मेरे नोट्स बहुत स्कैटर्ड है, मैं 2-3 सब्जेक्ट ही पढ़ता था, मुझे पता है। 2 के कॉम्प्रिहेंसिव है क्योंकि 2 हैवी था मेमोरी पे। 1 के सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है इन कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है रिवीजन से, मतलब टाइम स्केल पे। तो मैंने हर पेपर की एक अलग स्ट्रेटेजिक डिवाइस की हुई थी, मतलब स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट था कोई ना कोई चीज का। तो ये हर पेपर का, जैसे हर पेपर की रिक्वायरमेंट अलग है, या फिर PYQ से पैटर्न ढूंढना है, तो ये एग्जाम अवेयरनेस हम अगर कहें इसको, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, और ये जर्नी जितनी क्विक होगी उतना शायद रिजल्ट जल्दी आए। तो ये जल्दी कैसे कर सकते हैं, कि कितने जल्दी एग्जाम अवेयरनेस आती है, इस पे काम कैसे कर सकते हैं? I'd say you need curiosity. अगर आप क्यूरियस हो जानने को कि कैसे बेहतर कर सकते हैं। अभी मेरी फर्स्ट मेंस थी, मुझे नहीं पता था मैं क्लियर करूँगा कि नहीं, बट इंग्लिश पेपर मेरा जल्दी हो गया था, मेरे पास एक 40 मिनट्स पड़े थे। यू कांट लीव द सेंटर बिफोर द एग्जाम एंड्स। मैंने उस दिन बैठ के मेजरमेंट ली मेंस के पेपर की, थोड़ा अलग होता है। मेरे पास आज भी वो मेजरमेंट पड़ी है। फिर मैं घर आया ना, और आफ्टर रिजल्ट मेरा नहीं हुआ था फर्स्ट मेंस, आई मेड इट अ पॉइंट कि हाउ कैन आई फिल दिस पेपर बेटर। Curiosity to know how you can align each subject. PYQs में अभी art and culture, I generally think the advantage of analyzing a PYQ in that in mains is less. Question repetition rate, if they've asked you Chola, the chance of them asking Chola is less. Yeah, in international relations, I know that if they've asked Sri Lanka last year, they won't ask Sri Lanka this year. So you need to be smart. A PYQ is a trend analysis, content. If you're able to analyze trends and like GS3 maximum PYQ repetition rate, so you should definitely do the PYQs. GS1 less, do it less. GS2 medium, do it accordingly. GS4 I can guarantee you there are 48 question themes, उनके अंदर से ही question आएगा. Do you think coaching, mentors, friends can really help out here for a new aspirant especially? Of course, everyone can help out. A mentor's role is to, so UPSC में you need a mentor.
and you don't need the mentor to know what to do. Oftentimes you just want to talk. This is a very lonely examination. Like, if you don't have friends, if you don't have a peer circle, and if you don't have a mentor, what will happen? You will be talking to yourself all the time, and problem with individual decision making is आपको समझ ही नहीं आएगा आप गलत जा रहे हो कि सही जा रहे हो, बस आप जा रहे हो. तो थोड़ा सा आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए. बिलीव इन अ फ्यू पीपल यू थिंक विल मेक इट और हु आर ट्रस्टवर्दी. स्टिक टू देम, गो फॉर इट. ट्राई टू हैव, अभी फॉर मी, आई हैव क्लियर्ड द एग्जाम नाउ. My friend circle has also cleared the exam now. Most, I think, amidst majority of my friends have cleared. That is because we learned together. It's not like we had a, we were all geniuses, but we had the curiosity to know. So that's all I would suggest in this matter. Ki you'll have to start developing that. That's a 100% prerequisite. फ्रेंड सर्कल की बात हो, मेंटर की बात हो, ये बहुत ज़रूरी है कि वो सही फ्रेंड सर्कल है. क्योंकि हो सकता है आप डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो सकता है गलत चीज़ें एज अ ग्रुप कर रहे हो. तो ये एज एन इंडिविजुअल ये रिफ्लेक्शन कैसे करना है कि क्या मैं मेरे फ्रेंड सर्कल के साथ जो चीज़ें कर रहा हूँ क्या जेन्युइनली बेनिफिशियल है. क्योंकि हम कई बार बह जाते हैं कि फ्रेंड्स के साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं और ये फीलिंग आ सकती है कि वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. आई थिंक आपको जब आपके फ्रेंड्स पुश कर रहे हैं बेटर होने को, तो वो सही फ्रेंड सर्कल है. अगर आपके फ्रेंड्स वो है जिनके साथ बात करके आपको लगता है कि आप 4 चीज़ें सीख रहे हो, या जो आपकी इडियोसिंक्रेसीज को मैच करते हैं. मुझे अभी इंटेलेक्चुअल ह्यूमर बहुत पसंद है. मैं खाने के समय भी यूपीएससी की बात करना, आई वुडंट माइंड, आई एंजॉय इट. Because for me it was not a task, it was to get an opportunity for few years in your life to just learn without the world telling you to do anything else. It's very golden. ये एग्जाम करने के बाद लोग नियरली संन्यास लेवल तक पहुंच जाते हैं मेंटली, क्योंकि इंसान उतना पढ़ चुका है. एंड फ्रेंड सर्कल यही बात है ना. अभी माय फ्रेंड्स दे गिव मी सच रैशनल एंड साउंड एडवाइस. दे आर ऑलवेज देयर टू हियर मी आउट. दे एंजॉय माय idiosyncrasies. They enjoy my company. So you know when you have the right circle. Then it's just a matter of time before all of you are on the other end. And these are the friends, they last for a lifetime. Because they were there with you when nothing was. मेंस पे आते हैं कि वैल्यू एडिशन का जो पॉइंट है कितना इम्पोर्टेंट है. जीएस हो, ऑप्शनल हो, वैल्यू एडिशन ये एक रेस भी लगी है कि कितने ज़्यादा डेटा पॉइंट्स दे रहा हूँ, डायग्राम्स दे रहा हूँ. तो क्या ये ज़रूरी है, कितना हमारे आंसर में वैल्यू एडिशन होना चाहिए, ये वैल्यू एडिशन कहाँ से आ सकता है? आई थिंक ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. कुछ लोग इनिशियली बहुत ओरिजिनल थॉट के साथ अच्छे आंसर्स लिखते हैं, शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए वैल्यू ऐड, क्योंकि मे बी दे आर ऑन द राइट ट्रैक. Some people, they are going very standard. Actually, problem with UPSC or problem with life is ना, we want to create a format. अब आपको जितना मुझे पता है, कोई मेंस के आंसर में एक इंट्रोडक्शन होगा, एक हेडिंग बनाओ बॉक्स के साथ, अंदर मैक्सिमम पॉइंट्स डालो, एक और बॉक्स बनाओ, मैक्सिमम पॉइंट्स डालो, एक कंक्लूजन दो. ये हो गया आपका स्टैंडर्ड आंसर. मैं एक पॉइंट, मैंने मेरी लास्ट अटेम्प्ट में ऐसा कुछ किया ही नहीं था. मैंने 1-2 आंसर ऐसे लिखता था और फिर एक आंसर में मैं एक सूर्य होता है ना, सन डायग्राम, लाइक देयर इज अ सन, आई यूज्ड टू कीप ड्राइंग दोस पॉइंट्स. Yeah, hub and spoke model. Right. I used to do that sometimes. Sometimes I used to give a very diagrammatically explainable answer. Like dead for climate justice वाला swap है, वो मैं diagram बना देता था जहाँ मुझे मिलती थी chance. So you need to be innovative. You don't need to stick to formats. That will come. Value addition comes from knowing what is a better way to do things, not by copying or just relying on new content. If you are still you want inspiration, check out Topper. The challenge is there are so many toppers copies. Every year there are new toppers. We go through so many toppers copies and still we have to ensure that we innovate as well. We don't literally copy them. So ये challenge कैसे aspirants balance कर सकते हैं कि तुम्हें सीखना भी है but तुम्हें original भी रहना है? I think toppers copies से आपको एक idea आता है कि एक अच्छा आंसर दिखता कैसे है, but यहाँ एक बैलेंस होता है जो आपको, ये बहुत इंटरनली रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन है.
मैं जब कुछ पढ़ रहा हूँ मुझे पता होगा कि कौन सा टॉपर मेरी राइटिंग स्टाइल से मैच करता है. Am I the person who likes to? So some toppers don't write complete 2 pages. They write 1.5 and they leave space, and they ensure they leave space for the next 20 questions. So that shows clarity of thought. Some toppers want to write till the very rim. What are your approach to the paper? That should be the basis of determining how much or who should you follow. Like for me, I really resonated with a few toppers at my मतलब for a while कि ओके श्रुति शर्मा मैम का स्टाइल मुझे थोड़ा अडॉप्ट करना इजी लग रहा था. मेमोरी इंटेंसिटी उनकी ज़्यादा है, पॉइंट जनरेशन ज़्यादा था. मेरे पास भी मेमोरी इंटेंसिटी की कैपेसिटी थी, सो दैट हेल्प मी. बट दैट्स नॉट व्हाट एवरीवन शुड डू. अभी अपाला मैम की कॉपीज काफ़ी अलग है. अपाला मिश्रा मैम की कॉपीज आर वेरी वेरी टू द पॉइंट बट वेरी सिंपल. That approach is also as good as this. The only thing one must focus on, you take any approach, are you addressing demand of the question? This is the greatest learning you should take. Doesn't matter how you write, if you are not addressing demand, they will not give you marks. We go through toppers copies, we know already that they are toppers. So naturally we see the positives in their answers. But when we are writing, so how should we look at our own copies? How should we understand whether I am addressing the demand, whether number of points are enough, and so many other factors? How should an aspirant who is maybe at intermediate stage of preparation should analyze his own copies? I'd say if you're a beginner, trust the checker. If you're an intermediate, read your copy and start checking topper copies ki how the content could have been different. If you're an expert, keep giving tests. Let's say you are an evaluator, you are going through copies of, let's say, GS of some aspirant. What 4-5 parameter you go through? You look at whether they are present or not in his copy. So I'd heard somewhere that before checking a GS copy, the checkers generally sit together. I don't know if it's true or not. Right. They sit together and they discuss an answer. So let's say the question is, how can we solve the problem of deforestation? So expectation होगा कि पहले plant trees. Second, ensure that there are other green measures which can be taken, environmentally safe practices which are followed. Third, make sure there are some zones, natural parks, wildlife sanctuaries dedicated. तो ये कुछ तो उनका flow होगा. एक common man क्या सोच सकता है उस problem पे? वो वैसे सोच रहे हैं. आप आपका आंसर लिख रहे हो ना मेंस का, तो आप भी देखो कि क्या आप वो बेसिक लेवल ऑफ थॉट डाल रहे हो. Like I have seen people who have asked, how will you solve pollution? So they give me very specific answers. We will install catalytic converters or this in cars. नहीं, if I'm asking you to solve pollution, just stay na, I'll plant trees. Right. So they might, मेरा approach हो, first thing you remember, think like a common man. They don't want smart, very smart chaps. They're not looking for specialists. They're looking for excellent generalists. Second thing, make sure you finish the paper in time. अगर आपने 19 क्वेश्चन अच्छे से लिखे या 20 क्वेश्चन में ना एक दो थोड़े कच्चे लिखे ना, 20 क्वेश्चन कच्चे लिखे हुए जीतते हैं जनरली. थर्ड थिंग, डोंट मेक GS योर greatest goal post. People spend so much time in GS 1, 2, 3, 4. Real marks variation is coming in essay, optional and interview. Right. So 4 में भी ethics also. Right. क्योंकि और ये जो भी ethics है, essay है, interview है, ये आपकी personality check कर रहे हैं, ये आपका content नहीं check कर रहे हैं. हम essay और optional पे भी आएंगे. मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि मेमोराइज करना कितना इम्पोर्टेंट है चीज़ों को, क्योंकि आपको जैसे टाइम मैनेजमेंट का इशू है, तो कितना टाइम मिलता है एग्जाम में कि आप ओरिजिनल थॉट ले आओ, या चीज़ें मेमोराइज करना ही ज़्यादा ज़रूरी है, और मेमोराइज करना है तो कैसे कर सकते हैं? देखिए गिरीश भाई, मेमोराइज कहीं कहीं करना ही पड़ता है, वो कोई चॉइस नहीं है. अभी MSP के क्रॉप्स है, there are 14 kharif, some remaining rabi, and one of them is an FRP crop, sugar cane. अब वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, कभी मेंस में काम आएगा, तो भी वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकते हो, याद करना है तो आई वुड सजेस्ट लर्न हाउ टू मेमोराइज. देयर आर सम वेरी गुड स्ट्रेटजीज इन मेमोराइजिंग. अभी फॉर मी खारिफ, आई कैन, इट्स बीन मंथ्स सिंस आई हैव इवन टच्ड मेंस. आई नेवर फॉरगॉट देम. Like even today if I have to talk about kharif crops, मेरे दिमाग में एक म्यूजिक है. रागी, राइस, ज्वार, बाजरा, मूंग, सेसमम, सोयाबीन, सनफ्लावर, तूर, उड़द, मेज, नाइजर सीड, कॉटन,
एंड मेरे दिमाग में गुड ग्राउंडनट आता है क्योंकि मैंने उसको राइम बनाया है, बट मैं ग्राउंडनट अभी बोलूंगा. अब देख रहे मेरे दिमाग में वो एक साउंड की तरह है. या अगर मुझे कोई पूछे कि जनपदस क्या है, मगध अंग वंग माल छेड़ी वत्स काशी कोसाल वाजी कुरु मत्स पंचाल सुरसेना सका गंधर कंपोजवंती, एक सेकंड में आता है. You don't forget when you try to memorize with music, but memory is important. Right. So that is a non-negotiable aspect. You will have to keep memorizing things which might not make sense to you right now, but they will make a lot of sense in the paper. What should be the target in GS? You think if one is targeting top 100 ranks, so what should be a decent target in GS that yes you have to get these many marks? I think scoring anything above 400 is good. After 400, you don't know what works in your favor. Right. Like your GS4 is the real swinger. Sometimes it can give you a real good swing. Like it might give you a 140 and you anyways won 20-25 marks from the competition. Like I'm assuming 115 because that's somewhere around 116 is my score. Right. So 25 marks is a huge leverage. GS3 you might be really good, but I haven't seen people score 110 तो बहुत बड़ी बात हो गई. 100 generally high होता है. तो 100 110 तो वहाँ पे मार्जिन नहीं है कमाने के लिए. GS1 GS2 good, like 125 120 you can get. So these are possible combinations, but real swing, Girish bhai, comes in essay, optional, and interview. So let's come to essay part now. You have given 2 mains. You have seen so many aspirants that there are different marks that they get. So what do you think the examiner is exactly checking and why is there so much variation? I think for essay, one of my understanding has been that people write in formats and people are very obsessed with giving examples. They forget that the objective of the essay is to check critical thought on that particular topic. Like in my first attempt, I wrote an essay on mathematics is the music of reason. Right. अर्थात गणित ज्ञान का संगीत है. अब I was very new. I didn't know what tough means and what easy means. It hit my head कि चलो this is a good topic. Let's write on it. So I started writing. मैं बाहर आया तब सबने बोला अरे क्या कर दिया तुमने, ये तो बहुत कोई अटेम्प्ट नहीं करके आया है. थोड़ा डर गया. I was like मेरा इंटरप्रिटेशन था. That year I scored 135 in the essay. Right. मतलब 130 was rank 1 का score, 125 मतलब वो काफी अच्छा स्कोर था उस साल के. 135 is a very good score in that year's essay. What worked for me? Innovative thought, critical thinking, no structure. My basic understanding was I'm going to talk on the topic. So I actually had some really nice points that mathematics is the music of reason because it teaches you that there is a sense of symphony in numbers. That when when one ant can't pick up a morsel of food, it doesn't leave the morsel. It calls 4 other ants because there is strength in numbers. Right. So that thought process I had. सेकेंड अटेम्प्ट तक मेरा ऐसे में आई स्टिल थिंक मेरा रफ वर्क का फिलोसफी नहीं था ऐसे में. मैं सीधा मेरा ऐसे लिखता था और बीच में जब मैं रुक जाता था मैं पढ़ता था कि क्या नेक्स्ट फ्लो बैठ रहा है. सो सेकेंड टाइम आई रियलाइज आई वेंट अ लिटिल सेफर. So once you are realizing that okay your GS is getting good, your optional is good, you don't want to take a risk in an exam like UPSC because essay can make you go 70 and it can make you go 140. 70 marks ka variation is a huge thing in UPSC. Right. So I chose the simpler topics, the safer topics. But that's what I realized, that you need to approach the essay with a sense of going with whatever suits your heart, with innovation, with originality. That is what UPSC is rewarding. Because critical thought doesn't come from repeating Gandhiji's and Edison's and classic examples. It comes from actually asking like my second attempt was the second essay in 135 wala attempt was innovation comes from the mundane things in life. So I had such novel examples of smallest things. So that helps. At one end we are speaking about originality. At the other end we are speaking about preparedness. So being mechanical sort of. So how to balance these two things in essay preparation? I'd say for essay, one must so general practice on essay is you give a bang on introduction with a story, then you give a thesis statement paragraph, what you're going to talk about in the essay, and then you talk about it one after the other. Generally this works
those who write a good essay, they are focusing more on the analysis aspect, less on the examples. Those who don't score well are more example focused and less analysis. Hmm. Essay is nothing like but a debate actually on paper. Hmm. If I'm saying apples are green, so I'm telling why are apples green, what did nature make them to be green, etc., etc. Hmm. Should they, and in essays generally you go with an antithesis statement. Hmm. Should apples be green? Hmm. Right. So they couldn't be red also. Are Hmm. red apples better than green apples? So you start arguing all those things. Hmm. So it's just how they are just trying to see what is your logic towards approaching things. What is your, and examples are supposed to justify that, Hmm. not the other way around. Hmm. So that balance will come with practice. One more important aspect is brainstorming, be it GS, be it optional, be it essay. Brainstorming the questions is said to be very important aspect. So how much importance did you give to it? How did you approach brainstorming the questions? So I used to remove some days when my only job was to do my essay paper. Those days I used to sit with a topic and I used to think, okay, what is a novel introduction I can talk about? So this is where newspaper comes into help. So every night when I used to read the paper, more than reading news, I used to look for interesting stories. So there is something called like the speaking tree in Indian Express. Right. So they talk only about some ethical value and some story associated with it. I should take a story from there. Or maybe I'm reading some article. So I read upon one essay. I read upon a fungus called Oedi cordyceps. How it comes into the mind of an ant and controls it and leads to its own proliferation. I somewhere used it in my essay. The examiner wrote, the checker wrote that very novel piece of thought. Right. So these things distinguished my essays, and those were something which helped me. But one suggestion to anybody who's writing an essay: don't write topics everybody is writing. The general tendency is the examiner has read that topic too many times, so he might not be able to appreciate your content because he might find it a little more generic. That's just one suggestion here. Regarding articulation, there might be few aspirants who are not gifted with strong vocabulary or a good grammatical prowess. So how should they improve this aspect? I'd say reading. I am not a excellent writer because I think I am a good writer. Right. But the reason I think I am a good writer would be because I would read. I made sure I'm reading stories of all these writers, and that was my hobby also. So you're giving UPSC essay में vocabulary build करना है, reading करो. आधा घंटा दिन में reading करना ना कोई non UPSC चीज का should not be that difficult. Generally, the content that we use in essay, the aspirants use in essay is from GS and optional itself. What other sources do you suggest that they can follow, they can read and pick up the content for essay paper? So what worked for me was I used to read a lot of short stories. So there is this story by Tolstoy, How Much Land Does a Man Need? I quoted it one of my introductions. Really worked well in my favor. In my mocks, I've never scored bad in my essays in general. So because novelty of thought comes in when you're sitting with essay topics now, you can recollect things. Like in fact, I used to generally say this when everybody's talking about Virat Kohli, talk about Praveen Tambe. Right. That will make the larger difference because you are not coming with the same bent of thought. You're giving something which nobody has. वो इंटरेस्टिंग बनाओ अपने कंटेंट को. यू आर एक्चुअली डिस्टिंग्विश करना भी है और आंसर भी देना है, दोनों काम करने हैं. तो वो आपका गोल होना चाहिए ऐसे में. एआई का ज़माना है ना, चैट जीपीटी हर फील्ड में बहुत इम्पैक्ट ला रहा है. तो यूपीएससी के फील्ड में क्या आपने एआई का यूज़ किया? चैट जीपीटी हो और कोई टूल्स हो, कैसे कर सकते हैं? क्या एआई हेल्प करेगा या वो हो सकता है कि हैम्पर भी करे किसी डायरेक्शन में आप अगर उसको यूज करते हो? आई थिंक अ टूल्स यूटिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू यूज इट फॉर. मुझे तो चैट जीपीटी बहुत यूजफुल लगता है. इनफैक्ट आफ्टर अ पॉइंट आई वाज लाइक कुछ भी आंसर हो मैं लिखता था, फिर जीपीटी से एक बार आंसर लिखवाता था और फिर उसे बोलता था मेरे हिसाब से उसको मॉडिफाई कर कि, तो मैं मेरे आंसर्स में और डेप्थ ढूंढ पाता था. सो दैट्स देयर. जीपीटी का ओवर यूज भी किया ना, तो अगर रॉन्ग तरीके से यूज किए तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता. बट अदरवाइज जीपीटी इज अ वेरी यूजफुल टूल इन आवर जनरेशन. जैसे कोई एग्जांपल कि रॉन्ग यूज क्या हो सकता? You might end up starting to talk about irrational things with UPSC.
I'm fearful of this, I'm fearful of that. Hmm. What should I do? As a GPT is a great motivator. तो Honestly, मेजरली कंटेंट सेंट्रिक यूज कर सकते. focus should be on what its utility is rather than treating it as a human. Coming to law optional, it's similar as your graduation, Hmm. same as your graduation. So do you suggest going with the same optional? Are you happy with the optional you chose? How should one approach the optional preparation as well? Actually, Girish bhai, here the thing is, generally technical optionals like law, electrical engineering, commerce, management, they don't get that good marks in their optional. This is a general trend which I've seen. Like this year, the highest law optional in ranked candidates score is 269. Right. So that is a demotivator of sorts. But here's the catch. When you come from a technical optional and you have a graduation degree in that, you should stick to it because it will reward you like anything in your interview. Right. My interview score is 206 because my law is really on my fingertips. So when they asked me questions of law, I didn't feel, shaky at all. In fact, I felt like I was giving some really good concrete view. So the interview part is something where it was a lot of fun. But coming back to your question, the goal should be your optional should be something you're comfortable with, and you should be good at. There might be scaling concerns, but then again, there are people who scored 300 in every optional. So, and again, some classic options like PSIR, sociology, anthropology, public administration, they generally have more candidates who are writing. So their 300s are more visible. Right. So we don't know if there's a unranked candidate with that much of a score. So any other tips that you would like to give to law optional students, specifically with respect to paper 1, paper 2? I would say law optional, if you're a lawyer, you should do law optional. Because first, you should be loyal to what you study. Second, it is who you are. Tomorrow, if you go back in the industry, you need to know the law. Third thing, it has a clean overlap with GS2, 50% of it. Fourth thing, in my ethics marks must be good in my opinion, because in case studies, I used to use legal maxims. So there were so many of them. So one of them is Salus Populi Suprema Lex. Welfare of the people is the most supreme law. So these things make you distinguished. And lastly, optional में marks आते हैं अगर आप ध्यान से करो. हम in general law optional में थोड़ा I think distinguishment difficult है. लोग करते कम है. But वो आएगा, and I'm very sure in the coming years we'll see people coming who are 300 plus candidates, and law is a great option. Now let's come to the most interesting, important aspect that is closest to Moksha, the interview preparation. His interview score reflects his personality. We were almost sure that yes, he will score 190, but he surprised us all and he has got 206, stupendous score of 206 marks. So how do you feel that you could convert your potential into marks in interview? I think when you go to the interview, you might have rehearsed a lot of answers, but वहाँ पे सिर्फ सच निकलता है. आप जो हो आप वही बोल सकते हो. And in fact, my Jiju said this very nice line. It's not an interview. It's a personality test. So, and they are officers who have worked 30-35 years in service. They can figure out who you are in the first minute. Then remaining 29 hours to make you feel comfortable. So when you go in, go with an open mind, a clean heart, and if you are coming from a technical background or you are an expert or you have some expertise, be honest with that. Like my interview, I had stock market analysis as hobby. First question asked to me was, what is saturation of mutual funds? I told them what it is. Then ma'am only asked me, you read the article on Economic Times in this? I was like, yes ma'am, I follow this subject very deeply. Yes. And then she asked me, why are public sector stocks rising? I gave her a reason. They were happy. It had some actual reason, the commodity cycle upturn and everything. So then they asked on law. Law mein they asked natural justice principles. Then one question I think which really changed the flow of my interview. They asked me, what reform do you think, only 2 reforms if you had to bring, would make a lot of difference in the legal, in judiciary and in the legal sphere? So I gave
very simple answer was given to me was there are very less judges. हमारे देश में 12,000 जज या 13,000 जज हैं इन जनरल, और हम 140 करोड़ लिटिगेंट्स हैं. तो उस चक्कर में हमारा आउटपुट इनपुट मैच नहीं कर रहा, तो मैं जजेस बढ़ाऊंगा. और दूसरा मैंने बोला कि सर हमें पेज लिमिट लानी चाहिए जजमेंट्स पे. सो ऑल द पैनल स्टार्टेड लुकिंग एट मी. दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट. सो my reasoning was, we have a 1009 page judgment of Keshav Nanda Bharati. We read, all of us have read it, but we don't know what the basic structure is. We don't know what is, no one reads a 1009 page judgment. The common man doesn't. So we need to make law accessible. Putting page limits will save time, make it accessible, readable. So the second panelist was impressed. The third panelist decided to go on a subject where I am a slight bit of an expert. So I have a paper in Oxford in arbitrability of civil fraud. So they started asking me questions on arbitration. So those were dealt with well. And then after a good chunk of technical round of study, now this is where मेरी edge तो technicalities में आई थी, but अब आपकी personality test हो रही है. तो मेरी second hobby थी reading short stories. तो उन्होंने अज्यूम कर लिया कि मैंने पढ़ी है काफ़ी बुक्स. तो उन्होंने मुझे पूछा, बताओ ओ हेनरी, एंटन चेकव, इनमें से तुम्हें कोई भी इन दोनों ऑथर्स में से कौन सी तुम्हारी एक फेवरेट शॉर्ट स्टोरी है. तो मैंने कहा सर आई विल हैव टू से इट्स द गिफ्ट ऑफ द मैगी बाय ओ हेनरी. सो दे वर हैप्पी कि चलो हम ऑथर बोल रहे हैं, आपको पता है. तो फिर मैंने ही बोला, सिंस मुझे चीज़ें याद तो रहती है, मैं स्टोरी सुना दूं सर आपको. तो उन्होंने बोला नहीं, आप स्टोरी मत सुनाइए, आप बस मतलब समझा लीजिए. So I said that this story, Gift of the Maggie, is about love. It is about how you find your love in the service of others. How making someone else happy is what the real definition of love means. It is not looking for your happiness, but for what you can do for others. So एक तो मैं थोड़ा poetic form में बोल दिया था उस दिन somehow, and panel members भी काफी they were happy with that flow of thought. My fourth member was more into judiciary and his questions, but he asked me some more deeper insights on who I am. This is why it's a personality test. Why civil services after law? What do you want to do with it? What's your goal? These are some good things which we can, incorporate. Last panelist asked me questions on international relations. Now, this is where I will take you back a little bit to mains. My mains notes are so solid. They asked me the relationship on India and France. Any 3 points of cooperation. I gave them 4 that day. That sealed my interview. Right. So that you should be good with who you are. You should actually have a viewpoint. Don't try to be a IAS or a IPS or an IRS. Be someone who is asked, okay, what will you do for health sector? You should have 2 novel points which are not already there in news. Don't tell the schemes which are there. Give your opinion. Why should you be the public servant you aspire to be? Do you have a reason? Are you worth it? I at least my game in life has been very simple. मुझे काबिल बनना है. अगर मैं काबिल हूँ तो चीज़ मेरे पास आएगी. How was the experience? There is a lot of intrigue about UPSC personality test experience. What exactly, where do you sit? When they take you to the interview room, how large was the room, and such things that aspirants will definitely give the interview, but through your eyes, if you can share. Actually, I'd say that it's nothing very scary. It's just there are 5 people out there who are sitting, and they will just ask you some very normal questions. If you are scared, or if they will not grill you. Right. They're very nice people, and they're just trying to see whether you are someone who's meant for bureaucracy. Right. So be yourself. In fact, anybody who tries to be fake generally suffers, because we can read people. Human beings have an ability to understand someone else without even words. You can just read with body language. So if you're original, you are novel, and more importantly, you're focused, that will reflect. Go with humility. They know more than you do. 35 years of work experience, they know more. So rather be a listener than a speaker there. That at least it helps.
What tips will you give specifically for those who are weak in communication, specifically the language barrier? English is an issue for many of the aspirants. People with, it's not about communication with good vocabulary which wins, it's about communicating clearly. सर मुझे ऐसा लगता है, तो ये आपने क्लियरली बोल दिया. सर इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन आई थिंक दिस कुड बी दिस एंड दिस कुड बी दिस बट दिस कुड आल्सो बी दिस. दैट्स अनक्लियर कम्युनिकेशन. आपको Having opinions counts. honest opinions, I have friends who have scored really well in the interview, 190 plus. They are not English savants. Right. I have learned English well because my childhood was in Goa. Right. But वो एक एडेड एडवांटेज है, अगेन लॉ में होता है. बट बहुत लोग हैं ना 200 प्लस लेके आते हैं, नॉट बिकॉज इंग्लिश अच्छी है बट क्योंकि उनकी बातें अच्छी है. बातें आप क्या बोलना चाहते हो वो इम्पोर्टेंट है. आप कैसे भी बोल दो. मॉक इंटरव्यूज के बारे में बहुत डाउट्स रहते हैं कि कितने मॉक इंटरव्यूज देने हैं, है ना, कब रुकना है. अलग अलग एस्पिरेंट्स अलग स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं. और कौन से मॉक इंटरव्यूज आपने जो एक्सपीरियंस किए कि ये मॉक इंटरव्यू अच्छा लगा? एक्चुअली मेरा फिलोसफी तो पूरी एग्जाम में यही रहा है, जब समझ नहीं आ रहा है टेस्ट दे के आओ. तो मैं तो मॉक इंटरव्यूज भी बहुत मजे से देता था. एक्चुअली मॉक इंटरव्यू कुछ नहीं है, आप 5 लोगों के सामने, वो आपको 30 मिनट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. इट्स जस्ट अ कॉन्वर्सेशन. अगर आपको क्वेश्चन आता है अच्छी बात है, आप आंसर दे दोगे. नहीं आता है तो आप कुछ सीख के जाओगे. लॉस तो है नहीं. तो मैंने ऐसे ही अप्रोच किया. मैंने काफी मॉक इंटरव्यूज दिए थे बिफोर माय मेन एग्जाम. बट एक पॉइंट पे मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया था. तो फिर मैंने एक 7 दिन का ब्रेक ले लिया, क्योंकि इतना कंफर्टेबल भी नहीं होना है. थोड़ा वो, और उस दिन थोड़ा आप एंग्शियस हो ही जाते हो. तो बट वही है कि मॉक इंटरव्यूज में भी यू शुड एंजॉय. लाइक at least with me, I enjoyed law and finance so much, so that was there. But then every time the last panelist in mock interviews asks you some really different question. So like I still remember one panelist was like, अभी हम इसको साइंस पूछेंगे. तो he asked me, what is CRISPR? He thought I will not know, but I love studying in general. So I took a pause. I was like, clustered regularly interspaced short palindromic repeats Cas9 protein is a molecular scissor which is used for gene editing purposes. It has many fundamental applications which are ongoing currently. It's like, okay. The point is now, that is where memory helps. मैं बोल रहा हूँ ना, कहीं कहीं पे मेमोरी की शेयर कैपेसिटी आपको जिता देती है. तो आपको वो भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और आप इसीलिए याद नहीं कर रहे क्योंकि वो जरूरी है. आप कभी कभी, मैं तो शौक से भी बहुत चीजें याद कर लेता हूँ. So Moksh, after some serious conversation about UPSC, let's come to a fun segment, rapid fire round. You'll have to answer some UPSC related and personal. मेरा हैम्पर रेडी है ना? बट हैम्पर बिल्कुल मिलेगा, है ना, ऑफ कैमरा मिलेगा. Prelims means interview, the toughest stage for you. प्रीलिम्स. One book you couldn't clear UPSC without. लक्ष्मीकांत. Most difficult subject. सोसाइटी. Subject that was most interesting in the sense that it was new and you loved learning. हिस्ट्री, एनी डे, एंशिएंट हिस्ट्री. One daily habit that helped you crack UPSC. Just watching a movie. That helped me more. Kept me calm. Two reforms that you suggest to UPSC in the exam. Declare the marks much faster. The anxiety of not knowing your marks for a long time is not good. Second thing, I would say a complete revamp of the structure. There is no need for an optional. Why keep a scaling subject? Let all subjects be this, have all 7 papers to be common. I think you have answered the next question already, but if you have to pick one, newspaper or current affairs magazine? Current affairs magazine. Right. One revision tip that you would like to give to aspirants? Keep your notes short and keep your answers crisp. Biggest myth about UPSC preparation? बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है. Notes, handwritten or digital? Handwritten. Most emotional moment during UPSC journey? Positive emotions or? Clearing prelims. First time. One piece of advice you wish you would have received earlier? That this is not a 1-year examination, it is a longer examination. What would you say to someone who didn't clear prelims this year? Prelims is not the end of life. UPSC is just a job, not a big deal.
There are many jobs. If you want to be excellent or do public service, you'll find anyway. एग्जाम है बस, ज़्यादा इसको इतना भाव मत दो इसे. Were you a tea person or coffee person during preparation? अरे every night 15 minutes it took me to understand what I want. So jury is still out. I think you lack clarity somewhere. In tea and coffee, of course, yeah. Okay. Were you a night owl or early bird person? I was what the situation demanded. If not an officer, then what? Then I would be a lawyer. Right. Favorite web series or movie? Panchayat, One movie that inspired you in this journey or in general in life? Whiplash. Role model apart from family? I will have to say it is me. I am my own role model. Let's say apart from you and your family. Again, being very aggressive on this, Hmm. I am my own role model because when I look in the mirror, I look at what I want to be 10 years ahead. So I want to live up to that image. Again, shows the clarity. And the final question, you as you have stayed both in Mumbai and Pune, if you had to pick one. Pune any day. Okay, it was nice having this conversation with you. Best wishes to you for your foundation training, Labasna, you'll be giving, and meaningful contribution. I have known you for 2-3 years now, and you are one of the most genuine persons I have met, and I know you will give everything. You will try to do best even in the service. Many toppers, many aspirants, the case becomes that they clear the exam and that's it, they are done, and they don't really take service seriously. But I genuinely know that you will be giving your best there as well. So all the best. Thank you so much, Girish Bhaiya. So guys, thank you for watching. I hope you have had great experience and you got some insights for your UPSC preparation. Keep coming back. We will have some great content in store for you. Podcast with North Star is going to be a regular series with different rankers, different mentors to share their experience and to make your journey easier and simpler.